हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए खूबसूरत से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डीआई, कैसलेट और भी जो नए पैटर्न के आपको आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं इस बार के एसबीआई पीओ 2026 मेंस में, उसको करेंगे। ठीक है, तो गाइज देखो इस तरह के क्वेश्चन क्या रहेंगे भाई, देखने में आपको थोड़ा खतरनाक लगेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो एक अलग तरह का ग्राफ दिया गया है, इसको बोलते हैं स्कैटर्ड ग्राफ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो आपको एक्स और वाई एक्सिस पे दिया गया है, देखो वेरिएबल दिया गया है वाई एक्सिस में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन का एक ओवरव्यू लोगे, कोई भी बच्चा लेगा तो वो क्या करेगा, डर जाएगा। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आज आपको बताऊंगा अप्रोच, क्या सही अप्रोच होता है इस तरह के मेंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ठीक है, क्योंकि जिसको अप्रोच पता होता है और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो इस तरह के मेंस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग योर कॉमन सेंस। तो जो आपका मेंस के क्वेश्चन है कंसेप्चुअल होंगे, कॉमन सेंस लगाने वाले होंगे, कैलकुलेटिव नहीं होंगे, कैलकुलेशन सिंपल रहेगा। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से पढ़ते हैं, अभी घबराते नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होगा, नहीं बनेगा। पहले से ऐसा नहीं सोचते, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और आपके पास मेंस में बहुत टाइम रहेगा, तो इत्मीनान से क्वेश्चन सेलेक्टिव होकर सॉल्व करना, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, द स्कैटर ग्राफ गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ 3 डिफरेंट कुकी, बटर, ओटमील एंड सुगर बेक्ड बाई 3 डिफरेंट बेकरी ए बी सी ऑन वाई एक्सिस। तो क्या भाई स्कैटर ग्राफ क्या बता रहा है, 3 बेकरी आपका ए बी सी है, वो कितना कुकी बनाता है, 3 तरह का, बटर, ओटमील और सुगर। वो आपको वाई एक्सिस पे दिया है कि कितना वो बेक करता है, बेक मतलब कितना बनाता है। ठीक है, तो ये देख रहे हो A 2 A 3 A ऐसे दिया है, तो हमको A का वैल्यू निकालना है भाई। ठीक है, तो वेरिएबल के टर्म में आपका वाई एक्सिस में दिया है टोटल नंबर ऑफ कुकी, कितना वो बेक करता है, बटर, ओटमील और सुगर। अब क्या कह रहा है, एन परसेंटेज ऑफ सोल्ड कुकी आउट ऑफ टोटल बेक्ड कुकीज ऑन एक्स एक्सिस। अब उतना जितना वो बेक करता है उसमें कितना परसेंट सेल करता है वो एक्स एक्सिस पे दिया गया है। ठीक है, तो ये 10 20 30% जो आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे बी का आप देखोगे, जैसे ए का देखोगे, तो ए का ये वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 60% जितना वो बनाता है कुकी वो सेल कर देता है। और कितना बनाता है भाई, तो देखो ये जो है आपका 10A के सामने है, तो मतलब ये कितना बनाता है, 10A कुकी जो है वो बनाता है, उसमें से जो है 60% यानी 6A क्या करता है, वो सेल कर देता है, तो बचा हुआ 4A क्या रहेगा, अनसोल्ड रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना आप। और देखो इसमें A 2 A 3A ऐसे है, और ये वाला जो है 1 2 3 4, ये मतलब 4 का गैप है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो गाइज इस क्वेश्चन में हम लोग को कलेक्ट क्या करना है भाई, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बहुत बच्चे क्या है, नोट को मिस कर देते हैं। नोट में हमेशा अगर कोई भी वेरिएबल वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसके वैल्यू को निकालने के लिए आपको नोट में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, तो नोट को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है ए इज द 2 डिजिट नंबर वो यूनिट डिजिट इज परफेक्ट क्यूब ऑफ इट्स 10 डिजिट। देख रहे हो, कॉमन सेंस यही आ गया। अब आपका ए क्या है भाई, एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका जो यूनिट डिजिट है वो परफेक्ट क्यूब है उसके 10th प्लेस से। तो ये क्या हुआ, जैसे A 11 होगा, तो देख रहे हो यूनिट प्लेस पे इसका 1 है, ये क्यूब है ना जो 10th प्लेस है 1 का। या और क्या हो सकता है, जैसे 28 है, तो इसमें ये क्यूब है ना, 2 जो 10th प्लेस पे है, यूनिट प्लेस वाला 8 इसका क्यूब है। तो ए क्या हो सकता है, या तो 11 हो सकता है या 28 हो सकता है, कोई और नंबर हो सकता है क्या, आप सोचोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो क्यूब होना चाहिए, जो आपका 10th प्लेस पे नंबर है, तो दो ही नंबर हो सकता है, कॉमन सेंस की वाली बात है। ठीक है, तो गाइज हमको ए का 2 पॉसिबिलिटी पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे भाई, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ए बी सी इधर लिख लेते हैं। ये क्या है आपका, दुकान है, शॉप है जो कुकी को बनाता है फिर बेचता है। ठीक है, ए बी सी लिख लिया। अब जो है टोटल कुकी जितना बेक हुआ, टोटल जो है जितना कुकी बेक हुआ उसको लिख लेते हैं। बेक मतलब क्या हुआ, उतना बनाया, उतना कुकी बनाया। तो ए ने कितना कुकी बनाया, तो देखो ए ने है 10A कुकी टोटल बनाया है, 10A कुकी बनाया है। ठीक है, और बी ने कितना बनाया है, तो बी का देखोगे तो यहाँ पे है, बी कितना बनाता है भाई, 11A बनाता है। ठीक है, और सी कितना बना रहा है, सी आपका देखोगे तो सी यहाँ पे है, तो सी 9A कुकी बेक करता है टोटल। अब उसमें परसेंटेज कितना मतलब सेल करता है वो हमको पता है, तो सोल्ड उसमें कितना होगा और कितना अनसोल्ड रहेगा, इसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो ए का देखोगे तो ए में है, देखो 60% जो है ये सेल कर देता है, मतलब 6 से सेल्ड हो जाता है, 4A क्या होगा, अनसोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बी में देखोगे तो बी में जो है आपका 50% सेल हो जाता है, यानी 5.5 पे सेल हो जाता है, बचा हुआ 5.5 पे क्या होता है, अनसोल्ड रह जाता है। ठीक है,
और सी में देखोगे तो सी में आपका क्या है भाई, सी में है जो 75% जो है वो सेल कर देता है। तो 75% कितना हो जाएगा 9A का, यानी 3/4 हो गया ना। तो यानी कितना हो गया आपको 27A/4, यानी 4 छक्के 24, 3 6.75 पे, मतलब 6.75 पे क्या होता है, सेल हो जाता है, और बचा हुआ 2.25 क्या रहता है, अनसोल्ड रहता है। ठीक है, तो इसका डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ए का पहले 11 वाला वैल्यू रख के देखते हैं इसमें कि इसमें क्या आता है। अगर ए 11 रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 66, और ये 44। ठीक है, तो ये तो चलो सही है। अब ये 121 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5.5 पे करोगे तो कितना हो जाएगा 55/10 गुना 11 कर दो, तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो कुकी क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मतलब ए का वैल्यू 11 जो है ये सही नहीं है। ठीक है, ए का वैल्यू 11 लेने से मेरा जो सोल्ड कुकी है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। फ्रैक्शन तो नहीं होना चाहिए, उसको इंटीजर होना चाहिए, फुल डिजिट में नंबर होना चाहिए। क्या आप ऐसा कभी सुने हो कि 1/2 कुकी को बेचना है? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, पूरा कुकी बेचोगे। अब ये मत कहना कि मैं कुकी को आधा आधा करके बेच दूंगा। ये हम तो रियलिटी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि जब भी कुकी सोल्ड होगा तो वो होल नंबर होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 20 होगा। ऐसा नहीं कि 20/3 होगा या 50/4 होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो फुल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ए तो नहीं होगा, मतलब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। तो अब 28 में तो ये सेटिस्फाई करना ही चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मेरा 3 शॉप है ए बी सी। ठीक है, उसमें टोटल कुकी कितना बेक हुआ उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो 10A है तो ये कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। ठीक है, और ये 11A है तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 28 हो जाएगा आपको 308 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 9A है तो कितना हो जाएगा 252। ये टोटल कुकी है, ओटमील, बटर और तीन जो है 3 वेरिएबल है ना आपका, बटर, ओटमील और शुगर, तीनों तरह का कुकी का टोटल मुझे पता चल गया। अब उसमें सोल्ड कितना है वो तो इजीली पता चल जाएगा ना, क्योंकि हमको पता है कि ए जो है कितना सेल करता है 60%। ए जो है 60% सेल कर रहा है। बी कितना कर रहा है सेल, बी जो है आपको यहाँ से देख लो, बी जो है 50% सेल कर रहा है जितना बेक करता है उसका। और सी कितना सेल कर रहा है, सी जो है 75% टोटल कुकी का सेल कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 280 का 60% कितना हो जाएगा 3/5, यानी हो जाएगा आपको 168 हो जाएगा, इतना सेल कर देता है। 308 का मतलब 50% कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। ठीक है, 154 बेच देता है। और 252 का 75, 3/4 62, यानी कितना हो गया आपको, ये हो जाएगा 252 का कर दो 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 छक्के 24, यानी 189 हो गया। ठीक है, तो इतना सोल्ड हो जाता है। तो यानी अनसोल्ड का भी तो पता चल जाएगा। देखो टोटल ये है कुकी इतना बेक करता है, इतना बनाता है, उसमें सेल इतना करता है, तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस यही हो जाएगा ना। तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, इसमें इसमें कितना हो जाएगा आपको, इसमें तो 154 ही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो बस हमको इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि तीनों शॉप में जो है टोटल कुकी कितना बेक हुआ, उसमें से कितना बिक गया और कितना नहीं बिका। तो ये जो आपका स्कैटर ग्राफ था देखने में खतरनाक लग रहा था, चलो वेरिएबल भी दे दिया गया था वाई एक्सिस में, तो बहुत बच्चे तो ऐसे ही हाथ खड़े कर देते वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल निकालने के लिए तो आपका नोट में इंफॉर्मेशन भी तो दिया है, लेकिन इसको कौन निकाल पाएंगे, जिसका कंसेप्ट स्ट्रांग रहेगा नंबर सिस्टम का। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट पे क्या करो भाई, फोकस करो। कंसेप्ट क्या होता है, किंग होता है। ठीक है, तो तभी तो आपको पता चलता है ना कि ए का जो पॉसिबिलिटी 2 नंबर का ये है। अब उसमें से एक का रखा तो फ्रैक्शन आ गया, तो मतलब ए का वैल्यू 28 होता। फिर उसको हम लोग रख के निकाल लिए टोटल कुकी कितना है, सोल्ड कितना है, उसमें अनसोल्ड कितना है। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया होगा उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो भाई जब क्वेश्चन में आते हैं, देखो मेंस का क्वेश्चन होता है ना थोड़ा मतलब ट्विस्ट वाला होता है। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाला होता है, तो आपको अपना पूरा दिमाग का बत्ती जलाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप कितना भी आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सॉल्व जरूर होगा। देखो इस क्वेश्चन में जैसे देखते हैं, इसमें कह रहा है इफ नंबर ऑफ ओटमील सोल्ड बाई ए इज 2A-6। तो ओटमील ए कितना सेल कर रहा है भाई, ओटमील जो है कितना सेल कर रहा है 2A-6 है। तो हमको ए का तो वैल्यू पता चल गया है, जो पॉसिबिलिटी लिए थे ए का वैल्यू कितना आया था आपको 28 आया था। ठीक है, तो ए का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 28 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28 दूना 56 में से 6 गया 50। मतलब ए जो है कितना ओटमील सेल कर रहा है 50 सेल कर रहा है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ बटर कुकी सोल्ड बाई ए इज लेस देन द ओटमील विच इज लेस देन द सुगर कुकी। मतलब जो है आपका कौन सा है भाई, इसमें कह रहा है जो बटर कुकी है वो क्या है, लेस है, मतलब बटर वाला जो बटर कुकी है वो लेस देन द ओटमील है। ठीक है, वो ओटमील है, विच इज लेस देन द सुगर कुकी।
यानी सबसे ज्यादा सेल क्या होता है, शुगर वाला कुकी ज्यादा सेल होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको पता चल गया, ठीक है। अब कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी एंड मिनिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी सोल्ड बाई ए। मतलब जो मिनिमम नंबर शुगर कुकी हो सकता है और मैक्सिमम नंबर शुगर कुकी हो सकता है, उसका हमको सम चाहिए। और क्या दिया गया है, नोट को ध्यान से पढ़ना। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ बटर कुकी सोल्ड बाई ए मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब बटर कुकी जो सेल करता है वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है देखो ओटमील 50 है, तो बटर कुकी 50 से कम होना चाहिए। तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जिसमें ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है और 49 हो सकता है। और 49 से ज्यादा तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये ओटमील से क्या है, कम है, 50 से तो कम है। तो ये इसका पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, शुगर कुकी मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए। हमको क्या चाहिए, पहले हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी कैसे निकलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी कैसे निकलेगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर कुकीज। तो गाइज देखो, ए कितना सेल करता है कुकी, पहले ये देख लेते हैं। ए कितना टोटल सेल करता है कुकी, तीनों कुकी मिला के ए कितना सेल कर रहा है, 168। इसमें तीनों है आपका बटर, ओटमील और शुगर, ठीक है। तो 168 टोटल है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, हमको क्या चाहिए, शुगर कुकी मैक्सिमम चाहिए। तो मतलब मेरा क्या होगा, ओटमील और बटर वाला क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी तो शुगर वाला मैक्सिमम होगा ना। तो मिनिमम कितना हो सकता है भाई, मिनिमम जो है बटर कुकी 1 हो सकता है, यही हो सकता है ना मिनिमम, ठीक है। और ओटमील तो आपको पहले से 50 है, फिक्स्ड है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी कितना हो सकता है, 168 में 50 -1, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 51 में से 168 गया, 117 होगा। यानी ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी सोल्ड बाई ए। तो देख रहे हो, कॉमन सेंस है भाई। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में बच्चे क्या इतना दिमाग अप्लाई कर पाते हैं, पहले से वो प्रेशर में रखते हैं। तो इतना खुला दिमाग होके सॉल्व कर पाना, इत्मीनान से पेशेंस रख के, मतलब धैर्य के साथ, थोड़ा चैलेंजिंग होता है। इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चूंकि बच्चे प्रेशर में रहते हैं और माइंड मेकअप कर लेते हैं कि बहुत टफ आएगा, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को वो यूज नहीं कर पाते, अपना ब्रेन नहीं चला पाते। तो मेक श्योर आप पूरे फ्री दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करना, मेंस एग्जाम में बैठ के तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो, अब हमको क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी कितना सेल किया, मिनिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी कितना हो सकता है। तो फिर से कॉमन सेंस लगाओ, टोटल कुकी मेरा 168 है, और जो है आपको ओटमील तो 50 फिक्स है। तो अब जो है मेरा बटर वाला मैक्सिमम होगा, तभी तो मेरा शुगर कुकी ये मिनिमम होगा ना। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बटर कुकी, 49 हो सकता है। तो इसको आप माइनस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये आ जाएगा 69, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी सोल्ड बाई एंड मिनिमम नंबर ऑफ शुगर कुकी सोल्ड बाई। तो दोनों को सम कर दो, कितना हो जाएगा, 7 9 16 के 6, हाथ में 1, 6 1 7, 1 8 और 186, 186 ही हो जाएगा ना। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो गाइज देख रहे हो, जो रियल मेंस एग्जामिनेशन में होते हैं, इसमें इस तरह के खूबसूरत क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाला होता है, जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है, लेकिन आराम से बनाओगे तो जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, आप भी सॉल्व कर सकते हो। इसके जो एक और क्वेश्चन है वो भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में, और ये तो पहले वाले क्वेश्चन से भी चैलेंजिंग है। तो जो आपका एसबीआई पीओ 2026 का मेंस हो या आईपीएस पीओ 2026 का मेंस हो, इसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल नहीं रहने वाला है, ठीक है, लिख के बोल सकता हूं मैं, इसी का लेवल रहेगा। लेकिन इतना लेवल क्या बच्चे सॉल्व कर पाते हैं रियल एग्जाम में, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि जो है आपको थोड़ा पेशेंस रख के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो यही लेवल रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ ओटमील कुकी एंड बटर कुकी बेक्ड बाय सी इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ द वन डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ शुगर कुकी सोल्ड बेक्ड बाय ए बी सी आर स्क्वायर ऑफ टू डिजिट कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, कह रहा है नंबर ऑफ सम ऑफ ओटमील कुकी एंड बटर कुकी बेक्ड बाय सी। तो सी कितना कुकी बेक करता है, पहले इसका इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, 252 ये बेक कर रहा है, ठीक है। इतना कुकी क्या करता है, वो बनाता है, बेक करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, सम ऑफ ओटमील कुकी एंड बटर कुकी बेक्ड बाय सी। तो जितना ये ओटमील बना रहा है और जितना ये बटर कुकी बना रहा है, इसका जो सम है वो क्या है भाई, बेक बाय सी परफेक्ट क्यूब है ऑफ द वन डिजिट नंबर। तो वन डिजिट नंबर तो आपको हो गया भाई, वन डिजिट नंबर तो 1 से लेके 9 तक हो गया। तो किसका क्यू है भाई, तो देखो दिमाग लगाओ, टोटल जो नंबर होगा वो 252 से, तो देखो
251 से तो कम ही होगा ना, क्योंकि मान लो अगर एक शुगर कुकी कम से कम एक तो रहेगा, तो यानी ये क्या होना चाहिए, 251 से कम होना चाहिए जो भी क्यूब रहेगा। तो किसका हो सकता है भाई, सोचो। हाँ, आपका अगर 6 क्यू हो गया, 7 क्यू, 7 मतलब 1 से लेके 6 तक ही पॉसिबिलिटी है ना क्यूब होने का, क्योंकि 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 343, इतना तो टोटल कुकी बनाता भी नहीं है सी भाई। तो पॉसिबिलिटी क्या है मेरा भाई, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हम लोग लिख लेंगे। और गाइज यहाँ पे कम से कम कितना होगा, कम से कम तो ये 1 + 1 2 होगा, मतलब 2 तो कम से कम रहना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा रहेगा, 2 से ज्यादा रहेगा और 251 से कम रहेगा, ठीक है, 251 से क्या रहेगा, कम रहेगा, इसी के बीच में होगा ना, ये आपका ओट मिल प्लस बटर, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, चलो देख लेते हैं। तो 2 का क्यू है 8 है, ठीक है, या 3 का क्यू 27 है, या 4 का क्यू कितना है 64 है, 5 का क्यू 125 है, 6 का क्यू क्या है 216 है, यही हो सकता है ना, ओटमील और बटर कुकी का सम, क्योंकि सिंगल डिजिट का क्यूब तो यही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंड द नंबर ऑफ शुगर कुकी बेक्ड बाय ए बी सी आर स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब जो है ए बी सी जो टोटल आपका शुगर कुकी बना रहा है, तो ए बी सी शुगर कुकी कितना बना रहा है भाई, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शुगर कुकी बेक्ड बाय ए बी सी जो है, नंबर ऑफ शुगर कुकीज, शुगर कुकीज बेक्ड बाई ए बी सी, बेक्ड मतलब बनाता है ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी, ये कितना कह रहा है, 2 डिजिट कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का वो स्क्वायर है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ए बी सी का, देखो 2 डिजिट नंबर का कंजिक्यूटिव क्या हो सकता है, 10 स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, 11 स्क्वायर हो सकता है और 12 स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है ना, क्योंकि जो टोटल सम है वो 250 से क्या आना चाहिए भाई, कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 80 है, या तो ये हो सकता है, या 11 स्क्वायर हो सकता है, 12 स्क्वायर हो सकता है, 13 स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि कंजिक्यूटिव 2 डिजिट का स्क्वायर होना है ए बी सी जितना शुगर कुकी बेक करता है, ठीक है। और या एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है आपको, 12 स्क्वायर हो सकता है, 13 स्क्वायर हो सकता है, या 14 स्क्वायर हो सकता है, तो जितना क्या हो सकता है, 13 स्क्वायर हो सकता है, या 14 स्क्वायर हो सकता है, या 15 स्क्वायर हो सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो गाइज हम लोग इतना तक ही पॉसिबिलिटी ले सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा लेंगे तो नंबर ऑफ शुगर कुकी बेक्ड बाय सी जो है वो ज्यादा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कुकी से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना तक ही हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे जो है आपका सी का जो है 252 है, ठीक है, तो अगर 16 स्क्वायर लोगे तो वो 256 हो जाएगा, तो सी का 252 के अंदर ही होना चाहिए ना, तो 16 स्क्वायर वाला नहीं लेंगे, क्योंकि फिर जो है आपका नंबर ऑफ कुकी जो है शुगर कुकी वो ज्यादा हो जाएगा टोटल कुकी से। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है शुगर कुकी बेक्ड बाय ए बी सी, और तीनों क्या होना चाहिए, कंजिक्यूटिव 2 डिजिट नेचुरल नंबर का मतलब स्क्वायर होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग इसमें से सारे पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे वन बाय वन और उसको कैंसिल करते जाएंगे, कौन सा पॉसिबिलिटी फिट बैठेगा उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन में आगे पढ़ लेते हैं और क्या बोल रहा है भाई, A baked least number of sugar cookie and C baked largest number of cookie. Then find the number of oatmeal cookie baked by the all the bakers. If the ratio of the oatmeal to butter cookie baked by ABC is in the ratio 2:1, 1:3 and 1:2 respectively. ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, देखेंगे डिफरेंट पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है, इसमें कौन सा पॉसिबिलिटी फिट बैठता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को चेक करते हैं। तो इसमें शुगर कुकी बेक्ड बाई सी कितना है भाई, 12 का स्क्वायर है, यानी कितना है 144 है, ठीक है, ये इतना है, और टोटल सी में कितना आपको कुकी बना था, 252 बना था, ठीक है। टोटल कितना बना था इसमें, टोटल 252 बना था। तो मतलब जो है आपका ओटमील और बटर कितना हो जाएगा, ओटमील और बटर कितना हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस 108। लेकिन भाई हमको क्या लिखा हुआ है, ओटमील और बटर क्या होना चाहिए भाई, किसी सिंगल डिजिट का क्यूब ही हो सकता है, तो यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो 108 तो ये नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, जब सी का वैल्यू 13 स्क्वायर है यानी 169 है, तो देखो ओटमील और बटर मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3183। तो देखो ये भी देखो क्यूब नहीं है किसी सिंगल डिजिट नंबर का, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह अब सी 14 स्क्वायर लेके चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 196, यानी बचा हुआ नंबर मेरा ओटमील और बटर कितना हो जाएगा आपको 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये भी क्यूब नहीं है। अब सी का वैल्यू 15 स्क्वायर रखते हैं, 15 स्क्वायर यानी मेरा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ शुगर कुकी 225 है, सी का ये शुगर कुकी है, तो मेरा ओटमील और बटर कितना हो जाएगा, ओटमील और बटर ये हो जाएगा 225 में से 252 घटाओगे तो 27। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ना, देखो ये पॉसिबिलिटी है। तो मतलब मेरा क्या होगा, ये वाला कंडीशन सही बैठ रहा है, मतलब शुगर कुकी बेक्ड बाई एबीसी जो है
शुगर कुकी बेक्ड बाई ए, बी और सी कितना हो जाएगा मेरा 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर। तो देख रहे हो इस तरह पॉसिबिलिटी को निकालते हैं। तो ये मेरा हो गया शुगर कुकी बेक्ड, बस शुगर कुकीज है, ठीक है। तो अब हमको शुगर कुकीज पता चल गया है ए बी सी का कि इतना होगा 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर। तो गाइस देखो अब हमको क्या पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ शुगर कुकी बेक्ड बाई, अगर सी का देखेंगे तो सी कितना शुगर कुकी बनाता है भाई 225, ठीक है 225 बनाता है। मतलब सी का जो है ओटमील और जो है आपका बटर कुकी टोटल कितना बनाएगा 252 में से घटा लो तो 27 हो जाएगा। अब बी का देखते हैं, बी का टोटल शुगर कुकी कितना बनाता है भाई, बेक करता है 14 स्क्वायर यानी 196। मतलब बी का जो है ओटमील और बटर कुकी कितना बनाएगा, देखो बी का जो है आपका टोटल कुकी कितना है ऊपर में देख लो 308 है ना, तो 308 में से 196 को माइनस कर दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं ए का जो है शुगर कुकी कितना बना रहा है भाई 13 स्क्वायर यानी 169 है। तो मतलब ए का जो है ओटमील और बटर कितना हो जाएगा, ए का जो ओटमील और बटर कुकी है, ए टोटल कुकी कितना बनाता है, यहाँ से देखो ऊपर में 280 है ना, टोटल 280 बनाता है। तो 280 में से 169 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमको कि हमको खोजना क्या है, हमको चाहिए ये बी का, ओके देन फाइंड द नंबर ऑफ ओटमील कुकी बेक्ड ऑल द बेकर्स। मतलब सारा ओटमील कुकी कितना बनाता है ए बी सी इफ द रेशियो ऑफ ओटमील टू बटर कुकी। अब देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। अब आपको दिया गया है ए बी सी में ओटमील और बटर कुकी का रेशियो क्या है ए बी सी का, ठीक है। तो ए बी सी का जो आपका है ओटमील और बटर कुकी का रेशियो दिया गया है, तो हम लोग लिख लेते हैं। ए का कितना है आपका रेस्पेक्टिवली है दो 2:1, 2:1 और ये है 1:3, बी का 1:3 है और सी का 1:2 है, ठीक है। तो सी का क्या है 1:2। तो देखो ओटमील और बटर तो अब हमको तीनों का पता है ए बी सी का कितना कुक होता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे उसका रेस्पेक्टिवली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमको क्या चाहिए टोटल सम चाहिए कि कितना ओटमील कुकी बना रहा है, ठीक है। तो हमको ओटमील कुकी खोजना है। देखो 111 टोटल है और इसमें 2:1 रेशियो यानी कितना हो गया 37 दूना 74 क्या हो जाएगा ओटमील कुकी हो जाएगा। इसमें देखो 1:3 है, 4 है, 4 दूना 28, 28 यानी 28 हो जाएगा ओटमील कुकी। इसमें 1:2 है, टोटल 27 है यानी 3 9 9 हो जाएगा। तो हमको टोटल चाहिए कि ओटमील कुकी एबीसी कितना बनाता है। तो 9 + 28 37 हो गया और ये कितना हो गया 111 होगा। तो मतलब टोटल ओटमील कुकी कितना बनाता है 111, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर 42 का क्या हो जाएगा भाई ए विल बी द आंसर। तो देख रहे हो थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन था नो डाउट, लेकिन कॉमन सेंस लगाने से बन गया कि नहीं। हम लोग को क्या पता करना था, इसमें क्या घुमा फिरा के दिया था कि ओटमील और बटर कुकी जो है वो सिंगल डिजिट का स्क्वायर है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट का परफेक्ट क्यूब है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोगों ने कॉमन सेंस लगाया कि 252 से कम होना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग ने थोड़ा यूज करेंगे। और ये भी कह रहा है नंबर ऑफ शुगर कुकी बेक जो एबीसी है वो कंजिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर है नेचुरल नंबर का। तो हम लोगों ने पॉसिबिलिटी देख लिया भाई। अब उस पॉसिबिलिटी में हम लोग कैंसिल करते गए, क्योंकि हमको पता है कि जो ओटमील और बटर कुकी है वो क्यूब होना चाहिए सिंगल डिजिट का। तो जो क्यूब नहीं था उसको कैंसिल कर दिए। अब जो क्यूब आ गया उससे हम लोग आगे बढ़े और उससे जो है हम लोग निकाल लिए, मतलब तीनों सीबीए का शुगर कुकी कितना होगा। तो बचा हुआ ओटमेल और बटर कुकी एबीसी का पता चल गया। अब क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया गया है ओटमील और बटर कितना है, तो हम लोग ओटमील कुकी निकाल लिए एबीसी का और तीनों का सम कर दिए, वही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है। तो गाइज हमेशा कहता हूँ रियल एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, कॉमन सेंस लगाने से बन जाते हैं। अभी और भी बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट डीआई में, और इसमें बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट डिस्काउंट का यूज हुआ है, रिवार्ड पॉइंट वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इसको डीआई को पढ़ लेते हैं। इस डीआई में क्या बोल रहा है, कह रहा है टेबल गिवन बिलो शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट 5 कस्टमर विजिटेड ए स्टोर। 5 कस्टमर आपका PQRST है, एक स्टोर विजिट करता है, ठीक है। ऑल कस्टमर आर अवॉर्डेड विथ रिवार्ड पॉइंट। तो जितना विजिट करता है PQRST सबको रिवार्ड पॉइंट मिलता है अकॉर्डिंग टू परचेज दे मेड। मतलब जितना वो खरीदारी करते हैं उसके अनुसार उसको रिवार्ड पॉइंट मिलता है, ठीक है। कह रहा है रीड द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखो हमको जो कस्टमर है PQRST उसका रिवार्ड पॉइंट दिया गया है, लेकिन ये एक्स और वाई के टर्म है, वेरिएबल के टर्म में है। और डिस्काउंट कितना मिला, जिसको जितना रिवार्ड पॉइंट मिलता है उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट भी मिलता है। तो डिस्काउंट भी आपका परसेंटेज में है और एक का एक्चुअल वैल्यू भी दिया गया है, लेकिन इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल के टर्म में। तो कोई बात नहीं है, वेरिएबल निकालने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन नीचे दिया है, ठीक है। तो देखो नोट को अच्छे से पढ़ते हैं।
इसमें कह रहा है कस्टमर अवॉर्डेड रिवार्ड पॉइंट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट स्पेंड ऑन स्टोर। तो कस्टमर को अवॉर्डेड जो रिवार्ड पॉइंट मिलता है, जितना वो खर्च करता है स्टोर में उसके हिसाब से मिलता है। व्हेन प्राइस अमाउंट लेस देन 5,000, जब वो 5,000 से कम की खरीदारी करता है तो उसको 50 रिवार्ड पॉइंट मिलता है। जब वो 5,000 से 10,000 की खरीदारी करता है तो 100 रिवार्ड पॉइंट मिलता है। जब 10,000 से ज्यादा की खरीदारी करता है तो उसको 200 रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और फाइनल अमाउंट ऑन द बिल जो होता है वो ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट है, ठीक है। तो गाइस फाइनल अमाउंट जो बिल पे होता है वो जितना ओरिजिनल प्राइस होता है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, वो आपका बिल का होता है, ठीक है। अब जो है पर रिवार्ड पॉइंट कितना मिल रहा है, ₹1, मतलब जितना रिवार्ड पॉइंट है, एक रिवार्ड पॉइंट है तो वो ₹1 के बराबर होता है। और क्या दिया गया है, रिवॉर्ड गिवन ऑन ओरिजिनल प्राइस एंड नॉन मेंबर रिवार्ड पॉइंट इज गिवन ऑन द फाइनल अमाउंट। अब देखो उसमें जो PQRST है उसमें जो आपका है QRT क्या है, मेंबर है। तो इसमें QRT जो है ये मेंबर है और PNS जो है ये नन मेंबर है, ठीक है। तो जो आपका मेंबर है उसको रिवार्ड पॉइंट ओरिजिनल प्राइस पे मिलता है, और जो नन मेंबर है, जो जैसे कि आपका PNS, उसको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है वो फाइनल अमाउंट पे मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और क्या दिया गया है, रिवार्ड पॉइंट रिसीव्ड बाई R इज 50% ऑफ द टोटल रिवार्ड पॉइंट रिसीव्ड बाई T। तो देखो यही ये वाला जो छठा वाला इंफॉर्मेशन है, इसी से हम लोग को थोड़ा मतलब एक्स वाई में रिलेशन पता चलेगा। मतलब रिसीव आर को जो है रिवार्ड पॉइंट कितना मिल रहा है, यहां से देखो 4x-5y है ना, 4x-5y, ये कह रहा है 50% है, यानी 1/2 है ऑफ द टोटल रिवार्ड पॉइंट रिसीव्ड बाई टी। तो टी को कितना रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है भाई, 2x+5y है, ठीक है। 2x+5y, तो x और y में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं फटाफट। ये कितना हो जाएगा आपको, 8x-10y इज इक्वल टू 2x प्लस क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको, 15y हो जाएगा, ठीक है। यानी x क्या हो जाएगा, यहाँ से x लिख सकते हैं ना, x हो जाएगा 2.5y। तो एक्स वाई में मेरा रिलेशन हमको पता चल गया है। तो गाइज अब देखो, अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे कि एक्स और वाई का क्या वैल्यू हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिवॉर्ड पॉइंट जो आर का है वो लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट जो है आर का है, आर को कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है भाई, ऊपर में देख लो, यहाँ से देखो 4x-5y है ना, ये वाला है 4x-5y है। तो इसको एक वेरिएबल में लिख लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो सही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 10y-5y, यानी कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है। और जो है रिवार्ड पॉइंट जो आपका टी का कितना हो जाएगा भाई, टी का जो रिवार्ड पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 2x+5y है, ठीक है। ये है 2x+5y, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 10y हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या है भाई, देखो अब पॉसिबिलिटी कैसे देखेंगे। देखो रिवार्ड पॉइंट क्या हो सकता है, या तो 50 या 100 या 200, यही हो सकता है ना। रिवार्ड पॉइंट या तो 50 हो सकता है, या 100 हो सकता है, या 200 हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर रिवार्ड पॉइंट 200 रहा, ये 5y जो है, चलो मान लेते हैं ये 200 रहा, तो यहाँ से जो है मेरा y कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 40 हो गया तो ये तो 400 हो जाएगा। तो 400 तो भाई रिवार्ड पॉइंट किसी को मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम 200 तक मिल सकता है, मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। अब जो है 5y को मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तो ये 100 मानेंगे तो y 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। तो ये तो ठीक बैठ रहा है, मतलब y का वैल्यू 20 पॉसिबिलिटी मेरा हो सकता है, ठीक है। y 20 हो सकता है, तो y 20 होगा तो मेरा x कितना हो जाएगा, इसका 2.5 टाइम है, यानी 50 हो जाएगा। अभी एक और चेक कर लेते हैं, अभी मान लेते हैं मेरा जो है 5y जो है वो 50 के बराबर है। तो इस केस में मेरा y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और x कितना हो जाएगा आपको, x हो जाएगा 2.5 टाइम यानी 25। लेकिन ऊपर में देखोगे आप, अगर y का वैल्यू 10 रहा तो ये 25 होगा, तो s को 25 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो तो या 50 मिल सकता है, या 100 मिल सकता है, या 200 मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या पॉसिबिलिटी मेरा सही है, y इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 50 जो है, ये वाला पॉसिबिलिटी मेरा क्या है, सही है। तो देख रहे हो, देखो वेरिएबल का वैल्यू निकल गया, लेकिन थोड़ा पॉसिबिलिटी वाला कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ा, हम लोग चेक किए, और रिवार्ड पॉइंट से ज्यादा आ जाता है तो वो तो सही नहीं होगा ना। ये जो हमको वैल्यू आना चाहिए वो रिवार्ड पॉइंट 50, 100, 200, इसी के यही रेंज रहना चाहिए, इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब y और x का वैल्यू पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपका, हो गया कि नहीं। देखो अब जो है हमको पता चल जाएगा ना कि PQRST को कितना रिवार्ड पॉइंट मिला और कितना डिस्काउंट ऑफर हुआ।
तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 50, y का वैल्यू 20, ठीक है। तो यहाँ लिख लो x 50 है, y 20 है, सामने लिख लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे। तो अब हम लोग इधर क्या बना लेंगे, कस्टमर मेरा PQR है, S है, T है। अब इसको रिवार्ड पॉइंट कितना मिल रहा है इसका हम लोग डाटा लिख लेते हैं, और डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो देखो P को कितना रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है x, तो x कितना है आपको 50 है। Q को कितना मिल रहा है 0.8x, तो कितना हो जाएगा आपको 40 प्लस 3y, यानी 40 और 60 100 हो गया, ठीक है। R को कितना मिल रहा है 4x माइनस 5y, यानी 200 माइनस 100, यानी 100 हो जाएगा। S को कितना मिल रहा है 2.5y, ये तो 50 हो जाएगा। T को कितना मिल रहा है 2x प्लस 5y, यानी 100 प्लस 100, 200 होगा। तो ये रिवार्ड पॉइंट PQRST का हो गया। अब डिस्काउंट कितना मिल रहा है x माइनस 10%, यानी 40% डिस्काउंट, और इसको कितना मिल रहा है y प्लस 10, यानी 30% डिस्काउंट। R को कितना मिल रहा है 0.4x, यानी कितना हो गया आपको 20% डिस्काउंट हो गया, राइट। और इसका जो है S का तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है 2300 रुपीज मिल रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। और ये 1.5y, यानी 30% डिस्काउंट मिल रहा है। तो बस हमको यही डाटा कलेक्ट करना था कि PQRST को कितना रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है और डिस्काउंट कितना मिल रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी इसके बहुत खूबसूरत है, देखो आपको मजा आ जाएगा। इसमें देखो क्या कह रहा है, क्यू परचेज आर्टिकल ए फ्रॉम द स्टोर एंड आफ्टर अवेलिंग ही रिसीव्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, ही पेड रुपीज 12,500 टू द स्टोर। मतलब क्यू ने एक आर्टिकल परचेज किया, तो क्यू को कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिला है भाई, क्यू को 100 रिवॉर्ड पॉइंट मिला है, ठीक है। और एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, 1 रुपया होता है, ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, ठीक है। तो मतलब उसको 100 रुपये का क्या होता है, बचत होता है। तो क्यू को जब बेचा गया तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा उस आर्टिकल का भाई, देखो 12,500 तो उसको लिया गया, लेकिन उसको क्या था 100 मतलब रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा भी मिला, तो सेलिंग प्राइस तो उसका 12,600 रहा होगा, ठीक है। तभी क्योंकि वो 100 रिवॉर्ड पॉइंट उसको एडजस्ट किया गया उसमें, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया आपका आर्टिकल ए का, आर्टिकल ए है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अब क्या कह रहा है कि इसमें जो है, अब हमको देखो क्यू का डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है भाई, उसको 30% का डिस्काउंट दिया गया है, मतलब डिस्काउंट कितना है 30% है। और सेलिंग प्राइस मेरा इतना है, तो मार्क प्राइस नहीं पता चल जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 12,600 है, इंटू कितना हो जाएगा 100/70, इतना जो है मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 7 का 7 1800, तो यानी ये कितना हो जाएगा 18,000 रुपया जो है वो क्या था, आर्टिकल ए का मार्क प्राइस था, ठीक है। ये 18,000 रुपया, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब देखो, अब हमको क्या कह रहा है, टी परचेज्ड आर्टिकल बी फ्रॉम स्टोर। अब जो टी है ये आर्टिकल बी को परचेज करता है, और आफ्टर अवेलिंग ही रिसीव रिवॉर्ड पॉइंट, और जितना ये मतलब अवेल उसको बाद में रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, ही पेड रुपीज 4700 टू द स्टोर। तो टी को देखोगे तो कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिला था भाई, 200 मिला था, और उसको जो है कितना पड़ता है 4700 रुपीज पड़ता है, और उसको रिवॉर्ड पॉइंट कितना मिला था 200 का रिवॉर्ड पॉइंट मिला था। मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा आर्टिकल बी का वो कितना हो जाएगा, ये तो था, ये आर्टिकल ए का लिख लेते हैं, ठीक है, और ये आर्टिकल ए का है। तो सेलिंग प्राइस आर्टिकल बी का क्या हो जाएगा 4700, और जो है उसको रिवॉर्ड पॉइंट मिला है उसको भी ऐड करना पड़ेगा ना, ये 4900 हो जाएगा। तो इतना जो है रुपीज क्या था, सेलिंग प्राइस था उस आर्टिकल का। अब जो है मार्क प्राइस क्या हो जाएगा उस आर्टिकल बी का, तो मार्क प्राइस कैसे पता चलेगा, टी को कितना डिस्काउंट मिला है भाई 30% का मिला है, तो मतलब उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आर्टिकल बी का, सेलिंग प्राइस इंटू 100/70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कितना आराम से कट रहा है, ये 7 7 49 जीरो, यानी जो आर्टिकल बी का मार्क प्राइस या लेवल प्राइस है 7,000 रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको आर्टिकल ए बी का मार्क प्राइस पता चल गया है, तो हमको कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस, लेवल प्राइस, मार्क प्राइस सेम होता है, तो हमको ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल ए बी का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो मार्क प्राइस का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18,000 में से 7,000 घटा दो, 11,000 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो, कॉमन सेंस लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जो रिवार्ड पॉइंट मिलता है उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और डिस्काउंट परसेंट दिया है तो हम लोग मार्क प्राइस इजीली निकाल लेंगे आर्टिकल ए बी का,
और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे रियल एग्जाम में आप, तो क्वेश्चन चाहे चैलेंजिंग रहे, इस तरह के वेरिएबल वाले क्वेश्चन भी रहे आपके, जिसमें एक्स वाई का मतलब वैल्यू निकालना रहे, तब भी बना लोगे, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू तो निकल गया था ना, जो भी मेरा इन्फॉर्मेशन दिया गया था। हाँ, पॉसिबिलिटी लेना पड़ा, लेकिन पॉसिबिलिटी भी तो आ रहा था, 50 100 200 रिवार्ड पॉइंट होना था, इसका हमको ध्यान रखना था। तो जो इसको फॉलो नहीं करता कॉम्बिनेशन, उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो वेरिएबल का वैल्यू भी इतना मुश्किल नहीं था निकालने में, लेकिन आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। हर पॉसिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, और जो पॉसिबिलिटी आ गया एक्स वाई का, तो हम लोग वैल्यू रख दिए। तो उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। जैसे ही आपने ये डाटा कलेक्ट कर लिया कि पी क्यू आर एस टी को कितना रिवार्ड पॉइंट मिल रहा है और कितना डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन में बेसिकली कॉमन सेंस लगाना था, आराम से बन जाता। इसका एक और खूबसूरत क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो कि इसमें कह रहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर कैन बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। ₹7200 कुड बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर एस। तो देखो एस जो है, इसको कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है भाई, एस को जो है 50 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है। मतलब क्या हुआ, 50 रिवॉर्ड पॉइंट कब मिलता है, जब ये जो है प्राइस अमाउंट लेस देन 5000 होता है, ठीक है। तो मतलब जो आर्टिकल का प्राइस अमाउंट है, क्या होना चाहिए, प्राइस जो होना चाहिए आर्टिकल का लेस देन 5000 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखोगे तो एस के लिए जो है डिस्काउंट कितना है, 2300 रुपये का है। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस होगा, ओरिजिनल प्राइस जो भी होगा, उसमें से 2300 का डिस्काउंट दे रहा है एस को, ठीक है। वो क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 5000 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ₹7200 कुड बी द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर एस। तो गाइस देखो, ओरिजिनल प्राइस क्या 7200 होता है, ये चेक करना है। देखो ओरिजिनल प्राइस 7200 तो है, लेकिन एस को जो है रिवार्ड पॉइंट कितना मिल रहा है भाई, 50 मिल रहा है। तो मतलब उसको क्या 50 माइनस हो जाएगा, ठीक है, और फिर माइनस 2300 ऊपर से और डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये 5000 से कम होगा, ये चेक करना है हमको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 2350 7200, ये हो जाएगा 4850। तो 4850 5000 से कम है, तो बिल्कुल कम है, तो ये तो सही होगा ना ये। यानी जो है उसका ओरिजिनल प्राइस जो आर्टिकल एस का है 7200 हो सकता है, ये सही है। अब दूसरा चेक करते हैं। इसमें कह रहा है रिवार्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय पी इज इक्वल टू द एवरेज रिवार्ड अमाउंट रिसीव्ड बाय क्यू एन आर। तो क्यू एन आर को कितना रिवार्ड मिल रहा है, 100 और 100, मतलब कितना एवरेज हो जाएगा 100। और पी को कितना मिल रहा है 50। तो 50 इज इक्वल टू 100 तो नहीं हो सकता है, मतलब मेरा दूसरा क्या हो जाएगा, गलत है। तो मतलब इसमें कौन स्टेटमेंट सही है, पहला ही स्टेटमेंट सही है। तो सी ओनली वन विल बी द आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन कितने मजे में बन जाता है। मेन था आपका डाटा कलेक्ट करना, यानी एक्स वाई का वैल्यू निकालना। तो पॉसिबिलिटी था, लेकिन पॉसिबिलिटी भी इजीली कैंसिल हो जाता, बस आपको पता करना था कि इसके रेंज में आना चाहिए, रिवार्ड पॉइंट 50 100 200 ये होना चाहिए, तो एक्स वाई का वैल्यू भी आराम से निकल जाता। उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत आराम से बन जाते, ठीक है। तो इसी तरह के जो वेरिएबल वाले डीआई आपको एसबीआई पीओ 2026 मेंस, आईपीएस पीओ 2026 मेंस में भी पूछा जाएगा। तो वेरिएबल वाले डीआई को इस तरीके से सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप पॉसिबिलिटी लेके सॉल्व करना, और देखना कौन सा पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाता है, वो हो जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उसमें वो पॉसिबिलिटी फिट बैठा देना, जो जितना भी वेरिएबल रहेगा, तो इजीली निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अब आते हैं एक नए पैटर्न का क्वेश्चन, जो आज आप कल एसबीआई पीओ 2026 आईपीएस पीओ 2026 में इस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या है, बहुत बच्चे इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। तो जब वो एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, मैच द कॉलम, ये तो आपको इंग्लिश में आता था, अब आजकल ये क्वांट में भी मेंस में पूछा जाने लगा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसमें आखिर पूछ क्या रहा है। तो देखो, इसमें कह रहा है विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वन इज करेक्ट, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन कॉलम वन में करेक्ट है, फॉर ऑब्टेनिंग बोथ स्टेटमेंट इन कॉलम टू इज करेक्ट। मतलब कौन सा कॉलम, जैसे 1 2 3 4 दिया गया है, तो इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, जिससे कॉलम टू में जो ये 1 और 2 दिया गया है इसको ऑब्टेन कर सके हम, ठीक है। ये दिया है तो अच्छे से समझना। अब हमको नोट भी दिया गया है, तो नोट में क्या दिया गया है ये पढ़ लेंगे, और कॉलम वन कॉलम टू में क्या है उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो गाइज देखो, कॉलम वन में क्या है, प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, मतलब ए और बी का जो प्रॉफिट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, प्रॉफिट ऑफ सी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट ऑफ डी, सी का प्रॉफिट जो है डी के प्रॉफिट से मेरा ज्यादा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए एंड सी आर इक्वल, मतलब जितने टाइम के लिए ए इन्वेस्ट करता है उतने टाइम के लिए सी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये मेरा पहले वाले से आ गया। दूसरे वाले पॉइंट से क्या आ रहा है हमको, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज डबल द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, तो दूसरा वाला बोल रहा है इन्वेस्टमेंट जो सी का है
वो 2 गुना है जितना इन्वेस्टमेंट ए का है, ठीक है? और क्या दिया गया है? एंड 10/9 ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ डी, मतलब इन्वेस्टमेंट सी का ही है, वो कितना है आपका? 10/9 ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ डी है, ठीक है? तो इसको नोट कर लेते हैं। अब तीसरे में क्या दिया गया है? तीसरे में प्रॉफिट बी का कितना दिया गया है? 6000 है, तो इसको लिख लेते हैं। और चौथे पॉइंट में क्या दिया गया है मेरा कि टोटल प्रॉफिट इज लेस और इक्वल टू रुपीज 15,000, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो लेस देन इक्वल टू है 15,000 रुपया के, ठीक है? तो इसको लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे? ऑप्शन से चेक करोगे। तो मतलब कॉलम वन में मेरा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कॉलम टू सही, मतलब सही तरीके से दे देगा, ये दे, ठीक है? तो हम लोग ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में क्या है मेरा भाई? देखो ऑप्शन ए में है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, तो हम लोग चेक कर लेते हैं 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट ए का जो है मान लो 100x है, ठीक है? तो अब क्या कह रहा है हमारा जो 2 वाले में, क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट जो मेरा सी का है कितना है? दुगुना है, 200x हो जाएगा, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट जो डी का है वो कितना हो जाएगा आपको? 9/10 हो जाएगा इसका, यानी कितना हो जाएगा? ये 180x है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग अभी ऑप्शन ए में क्या यूज कर रहे हैं? 1 एंड 2 के कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो जो अब मेरा पहला वाला केस है कि इसमें जो है आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है भाई, ये भी देखेंगे। और नोट में देखोगे तो प्रॉफिट शेयर ऑफ डी 4500 है और डी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है? और मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 महीना है। और टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट डन बाई ऑल फोर इंटीजर है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, इंटीजर है, जितना टाइम के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहा है। टाइम पीरियड भी और इन्वेस्टमेंट भी दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है? तो अब देखोगे तो मेरा क्या होता है, जो मेरा प्रॉफिट होता है बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट कितना करता है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है। तो डी का जो है 180x इन्वेस्टमेंट और ये 12 महीने के लिए कर रहा है, ठीक है? ये हो गया। तो ये जो है ये तो हो गया आपका डी का। और जो है आपका दूसरे का अब कैसे कैसे निकालेंगे भाई? सी का क्या है? सी 200x इन्वेस्ट करता है, लेकिन सी का जो है देखो क्या होना चाहिए भाई? इन्वेस्टमेंट जो है सी का कितना है? टाइम पीरियड कितना है भाई? ए और सी का इक्वल है। ए और सी का इक्वल है और ए का क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया भाई कि या तो वो 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है या 9 महीने के लिए कर रहा है। तो यानी सी भी तो क्या होगा? सी भी तो या तो 6 महीने के लिए करेगा या 9 महीने के लिए करेगा। तो 6 महीने के लिए करेगा तो इतना होगा और 9 महीने के लिए करेगा तो इतना होगा। तो दोनों केस में जो है आपका ये देखोगे कि ये आपका ग्रेटर देन है, ठीक है, दोनों केस में। लेकिन ये हो सकता है क्या? ये देखो ये बेसिकली बोलना चाह रहा है प्रॉफिट डी का ज्यादा है प्रॉफिट ऑफ सी से, क्योंकि आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। लेकिन क्वेश्चन में वन में मेरा बोल रहा है भाई कि प्रॉफिट सी का ज्यादा है डी से, और ये तो आ गया डी का ज्यादा है सी से, मतलब कन्फ्लिक्ट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मतलब मेरा ऑप्शन क्या है? पहला वाला ऑप्शन गलत है। इस तरीके से चेक करेंगे, ठीक है? अब देखो ऑप्शन डी को तो हम लोग ऐसे ही छांट देंगे। अब 3 और 4 को देखो, इससे क्या मिलेगा आपको? टू प्रॉफिट बी का 6,000 है और टोटल प्रॉफिट लेस देन इक्वल टू 15,000, इससे तो कॉलम टू का कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब ये तो ऐसे ही हट गया। इसी तरह हम लोग ऑप्शन चेक करके मतलब क्लियर करेंगे। तो ऑप्शन ई को चेक करते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो ऑप्शन ई को चेक करते हैं भाई। तो ऑप्शन ई में क्या है मेरा? 1 और 3 स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो 1 में मेरा क्या स्टेटमेंट है? देखो 1 में आपको ये है और 3 में आपको क्या दिया गया है? ये वाला है प्रॉफिट ऑफ बी का, और नोट में जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी यूज करेंगे। तो देखो प्रॉफिट जो है आपका बी का कितना दिया गया है? 6,000 है। तो ए का भी तो इतना ही होगा ना, 1 स्टेटमेंट में प्रॉफिट ए का भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है? अब देखो इन्वेस्टमेंट जो है आपका बी और ए का, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट जो है बी और ए का क्या कह रहा है? 1000 दिया है, ठीक है, 5,000 दिया है ना? तो मतलब इन्वेस्टमेंट ए का कितना हो जाएगा भाई? ए का जो इन्वेस्टमेंट है, देखो टाइम पीरियड जो है ए बी का सेम है, टाइम पीरियड सेम है ना ए बी का। तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट जो होगा आपका ए का भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ए और डी के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करो, ठीक है? तो अब हम लोग ए और डी के इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं। तो प्रॉफिट ए और डी का कितना हो जाएगा? प्रॉफिट ए और डी का कितना हो जाएगा? तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपका? ए का इन्वेस्टमेंट कितना है? 5,000 है, और ए जो है कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है भाई? देखो कॉलम टू में देखो तो ए एंड बी आइदर इन्वेस्टेड फॉर 6 मंथ और 9 मंथ। तो ए या तो 6 महीने के लिए करता है या 9 महीने के लिए, दोनों को चेक कर लेंगे कौन सा पॉसिबिलिटी सही बैठ रहा है, ठीक है? तो इसको मान लेते हैं अभी डी है, ठीक है? अब जो है डी का जो इन्वेस्टमेंट 12 महीने के लिए, ये तो नोट में आपको दिया गया था, और डी कितना इन्वेस्टमेंट करता है मान लेते हैं स्मॉल डी है। तो प्रॉफिट ए और डी का कितना है? ए का जो प्रॉफिट है 6,000 है, और डी का प्रॉफिट कितना है भाई? डी का जो प्रॉफिट है आपका 4500 है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है।
तो अब देखो इसको आप कैंसिल कर लोगे तो यहाँ से आपका डी जो है ये आ जाएगा आपको 625 d/2 आ जाएगा। तो अब देखो, अब इसमें से ए का वैल्यू 6 मंथ होगा या 9 मंथ, दोनों चेक कर लेंगे। और डी का वैल्यू 6 रखेंगे तो मेरा डी क्या आ जाएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि आपको बोला गया है प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो टी का वैल्यू 6 होगा, टी का वैल्यू 9 रखेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो मतलब ये तो नहीं ले सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर डी का वैल्यू आप टी का वैल्यू 6 रखोगे तो डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और देख रहे हो, और जो है मेरा कॉलम 1 एंड 2 सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब इन हम लोग इसको रख के कर रहे हैं तो ये 1 एंड 3 फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरा ऑप्शन ई क्या है, इससे मेरा आ जा रहा है आंसर कॉलम 2 का, तो ई विल बी द आंसर। तो गाइस देखो, इस तरह का खूबसूरत क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या करना था, चेक करना था ऑप्शन से। अब जो ऑप्शन में और कॉलम 2 का आना चाहिए हमको, इसको भी इसका जो है फिट बैठना चाहिए, और जो नोट में आपका दिया गया है उसको भी सही से इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो इसमें जो मेरा 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है ये आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से बनाना इस तरह के क्वेश्चन को, क्योंकि ये आजकल न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन आपको आईपीएस पीओ मेंस 2026, एसबीआई पीओ मेंस 2026 में पूछ सकता है। तो गाइस अब आते हैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्सर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ है। तो रियल एग्जाम में इसी तरह मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन आता है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है देयर आर टू सीरीज 1 and 2 गिवन बिलो, दो सीरीज है आपका 1 and 2, बोथ सीरीज कंटेनिंग रॉन्ग टर्म, इस सीरीज में जो है दोनों सीरीज में एक रॉन्ग टर्म है, एंड बोथ द सीरीज फॉलो डिफरेंट पैटर्न, दोनों सीरीज अलग पैटर्न फॉलो करता है। तो कह रहा है सॉल्व द सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। तो भाई मेरा पहला सीरीज है ए बी प्लस 5 सी, तीन वेरिएबल ए बी सी है, दूसरे में भी बी सी ए वेरिएबल है, मतलब ए बी सी वेरिएबल है, इसका हमको वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो नोट में क्या दिया गया है, नोट में आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10 bx² माइनस 21 - a x + 3 = 0, ठीक है। और इसका जो दो रूट है वो क्या है, z/10 एंड y/20, जहां पे z/10 ग्रेटर देन y/20 है, ठीक है। ये तो पहला नोट हो गया। दूसरा नोट में क्या है, एनी मल्टीपल ऑफ वाई गिव ए नंबर विथ यूनिट डिजिट 0, मतलब जो भी वाई का मल्टीपल होगा वो यूनिट डिजिट 0 वाला नंबर दे देगा, ठीक है। और तीसरा में है c - z 9 है, और एलसीएम ऑफ z एंड 5 इज 15। तो गाइज देखो, अब हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग ऐसे ही इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे जिससे कुछ हम लोग को डिकोड कर पाए। तो यहाँ पे जो है एलसीएम जो है, इससे हम लोग कुछ निकाल सकते हैं। एलसीएम ऑफ जेड एंड 5 जो है 15 है। तो अब कॉमन सेंस यूज करना कि जेड का वैल्यू क्या हो सकता है, तो जेड का वैल्यू या तो 3 होगा या 15 होगा, तभी ना इस दोनों का एलसीएम 15 आएगा, ठीक है। तो जेड का क्या पॉसिबल वैल्यू है, 3 और 15। अब इसमें से कौन सा वैल्यू सही है इसको चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे ये भी देखना, सिस्टमैटिक वे में हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेते हैं इफ जेड इज इक्वल टू 3। मान लो जेड का वैल्यू 3 होता, तो जेड का वैल्यू 3 होता, देखो c - z 9 दिया गया है, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा कि नहीं, समझ गए यहाँ तक। अब देखो, मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है भाई, 10 bx² है, 10 bx² है, माइनस क्या है 21 - a x + 3 = 0, ये है ना। तो इसमें जो है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा भाई इस केस में, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, z/10 × y/20, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, इसका जो कोफिशियंट है c/a होता है ना, यानी 3/10 भी हो जाएगा। तो ये होपफुली क्लियर है। जिसको नहीं पता एक बार फिर से बता देता हूँ, मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो इसका दो रूट जो होता है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, x1 × x2, ये c/a होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, हर कॉन्सेप्ट यूज में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो गाइज अब इसमें देखो, z का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है, तो 3/10 इंटू क्या हो जाएगा, y/20 = कितना हो जाएगा, 3/10 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 10 से 10 चला गया, 3 से 3 चला गया, मतलब मेरा बी वाई जो है कितना आ गया, 20 आ गया, by 20 आ गया ना। तो अब देखो पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी एंड वाई क्या हो सकता है, y10 हो सकता है, b2 हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों मैंने लिखा है भाई, y10 और b2, तो
गाइज ऐसा मैंने क्यों लिखा है y10 और b2? तो देखो नोट में आपका दिया गया था एनी मल्टीपल ऑफ y गिव ए नंबर विथ यूनिट डिजिट जीरो। तो यूनिट डिजिट जीरो होना चाहिए ऐसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने में, तो y का वैल्यू 10 ही होगा ना, इसी ले लिया है। तो कोई भी चीज ऐसे नहीं होता है कि हम लोग तुक्का मारते हैं, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको सही से यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखो y का वैल्यू 10 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, तो मेरा जो है आपका रूट ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, ऊपर वाला जो रूट ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ इक्वेशन है z/10, यानी कितना हो जाएगा आपको, z का वैल्यू हम लोग को कितना है 3 है, तो 0.3 हो गया एक रूट, और दूसरा रूट क्या है y/20 है, तो y का वैल्यू 10 है, तो यानी 0.5 हो गया। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन हमको क्या हो गया 0.3 0.5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका रूट निकला है इसको हम लोग इस इक्वेशन में फिट कर देंगे, ठीक है। और b का वैल्यू पता है हमको, और a का जो वैल्यू है उसको जो हम लोग निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, a जो यहाँ से निकलेगा आप निकालना इतना ही निकलेगा, a आपको 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन में बैठा के आप जीरो करोगे तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइज अभी हमको एक और कंडीशन चेक करना है, इफ z इज इक्वल टू 15 होगा तब भी तो चेक करना है ना। तो इस केस में मेरा c माइनस जेड कितना था 9 था, यानी c कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर से आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो इसमें क्या हो जाएगा z/10 इंटू y/20 कितना होना चाहिए भाई 3/10 भी, ठीक है। तो अब यहाँ z का वैल्यू 15 रखते हैं, तो 15/10 हो जाएगा इंटू y/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/10 भी। लेकिन यहाँ से जो है ना आपका b इंटू वाई जो है 4 आ जाएगा। लेकिन गाइस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, y का जो क्या दिया गया क्वेश्चन में मुझे, कि एनी मल्टीपल ऑफ y गिव्स ए नंबर विथ यूनिट डिजिट जीरो। तो यहाँ पे y का ऐसा कोई मल्टीपल है जो यूनिट डिजिट जीरो देगा, नहीं दे पाएगा। तो मतलब ये वाला मेरा केस सही नहीं है, z 15 नहीं हो सकता है। तो हम लोग जो मान के चले थे कि z का वैल्यू 3 होगा यही सही है, और c का वैल्यू 12 आएगा, और इससे जो है मेरा y का वैल्यू 10, b का वैल्यू 2 आएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन 0.3 0.5, और a का वैल्यू 5 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक जगह क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बाद में इजी रहे। तो अब हमारे पास जो है मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आ गई है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन पे जाते हैं फिर से एक बार। तो यहाँ पे जो है आपका इक्वेशन क्या हो गया, तो गाइज अब देखो हमको वाई जेड बी सी ए का वैल्यू पता चल गया है। तो एक अब सीरीज वन को देखते हैं, मेरा सीरीज वन क्या हो जाएगा भाई, ये आपको हो जाएगा ए है पहला टर्म यानी 5, दूसरा टर्म क्या है b+5 यानी 7 हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या है c+8 यानी 20 हो जाएगा, उसके बाद वाला टर्म तो आपको दिया हुआ ही है, तो इसको हम लोग फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमको पैटर्न, अब हमको पकड़ना है इसमें रॉन्ग नंबर कौन है भाई, क्योंकि इस सीरीज में क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि एक जो नंबर है वो क्या है मेरा रॉन्ग नंबर है, तो रॉन्ग नंबर क्या है भाई उसको पकड़ेंगे। तो गाइज देखो 20 से 87 कैसे आ सकता है, हम लोग सोचेंगे कुछ भी तो पकड़ा है। देखो 20 को अगर 3 से गुना करोगे प्लस कितना हो जाएगा 3q है ये। अब इसमें अगर आप 87 में 4 गुना करोगे, ठीक है, और 4q करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब पैटर्न देख रहे हो। तो मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था, पहला जो टर्म था 5 × 1 + 1q होना चाहिए था, यानी 6 होना चाहिए था। यहाँ 6 होता तब क्या होता 6 × 2 + 2q, तो ये कितना हो जाता 20 हो जाता, तो 20 तो सही है। इसी तरह फिर क्या होता 20 से 3 गुना प्लस 3q लिखते हैं तो कितना हो जाता 87 हो जाता। तो मतलब मेरा रॉन्ग नंबर क्या है 7 रॉन्ग नंबर है, उसके जगह क्या होना चाहिए था 6 होना चाहिए था, ठीक है। तो सीरीज वन में तो मुझे पकड़ा गया कि मेरा रॉन्ग नंबर कौन है। अब सीरीज टू को चेक करते हैं, तो उसमें पहला टर्म क्या है b+4, तो b का वैल्यू 2 है, यानी 6 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ए का वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 111 हो जाएगा, और 152 हो जाएगा। तो अब इस सीरीज में पकड़ेंगे भाई मेरा रॉन्ग नंबर कौन है, तो डिफरेंस ले लेते हैं पहले। देखो 14 है, 16 है, ये कितना है आपको 19 है, 24 है, ये कितना है 32 है, और तो गाइज ये डिफरेंस आपको कितना है, ये जो है आपको हो जाएगा 40 41 है, ठीक है। तो अब डिफरेंस फिर से लेते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। अभी फिर से डिफरेंस लेते हैं, 1 2 3,
तो यहाँ तो हमको 4 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ 12 होना चाहिए था, यहाँ 44 होना चाहिए था, मतलब यहाँ पे 155 होना चाहिए था। मतलब मेरा 152 क्या है, रॉन्ग नंबर है, इसके जगह क्या होना चाहिए था, 155 होना चाहिए था। तो अब सीरीज 1 और सीरीज 2 में मुझे पता चल गया है कि सही सीरीज का ऑर्डर क्या है, उसमें रॉन्ग नंबर क्या है, ठीक है। तो अब हमको इतना पता चल गया, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमको कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ वाई जेड एंड सी। तो देखो वाई जेड एंड सी का वैल्यू तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना, 10, 3 और सी का वैल्यू कितना है, 12 है। तो 10, 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 10, 3, 12 का एलसीएम तो आपको आराम से निकल जाएगा, 2 पचे 10, 3, 6। अब कितना हो जाएगा, अब 3 से फिर चला जाएगा, 5, 3 का 3, 3 दूना 6, अब होगा 5 दूना 10 या 30 दूना 60, 60 हो जाएगा एलसीएम। ए विल बी द आंसर। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 2। तो रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 2 क्या है मेरा भाई, 152 है, ठीक है। एंड द करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1, तो करेक्ट टर्म ऑफ सीरीज 1 क्या है, 6 है, 6 करेक्ट था ना, तो 6 है। तो कह रहा है इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 152 में से 6 घटा दो, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। तो इसमें देखो ऑप्शन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है, कह रहा है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर है, नहीं है, कंपोजिट नंबर है, तो हाँ कंपोजिट नंबर तो है, इवन नंबर है, इवन नंबर भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, ई ऑप्शन हो जाएगा, बोथ डी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो गाइस जब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो इसमें कह रहा है इफ रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1, तो रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 1 क्या है भाई, 7 है ना। इफ कह रहा है 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25, इसको 25 से घटा दिया जाए, तो कह रहा है रिजल्टेड टर्म क्या होगा, रिजल्टेड नंबर क्या होगा, 18 होगा, ई विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कितना इजीली बन जाता है, एक बार जो आप ऊपर में जो मतलब कलेक्ट कर लेते हो डाटा, उसके बाद क्वेश्चन तो कुछ ही सेकेंड्स में आपके बन जाते हैं, ठीक है। चलो इसके जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है इफ ए न्यू सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम जेड फॉलो सेम लॉजिक एज सीरीज 1 देन फाइंड द थर्ड टर्म। अगर सीरीज को जेड से स्टार्ट करें, तो जेड का वैल्यू कितना है मेरा, 3 है, ठीक है, 3 है, 3 से स्टार्ट करना है और लॉजिक सीरीज 1 का फॉलो करना चाहिए। तो सीरीज 1 का लॉजिक क्या था, आपको 5 इंटू 1 + 1 क्यू था, 6 इंटू 2 + 2 क्यू था, इसी तरह आगे बढ़ रहा था। तो यही लॉजिक फॉलो करे, तो इसमें पहला नंबर क्या हो सकता है, 3 इंटू 1 + 1 क्यू यानी 4 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 4 इंटू 2 + 2 क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। हमको तीसरा टर्म ही चाहिए ना, तो अब ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 16 हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका नंबर सिस्टम पे बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, द एज ऑफ 4 सिस्टर इज इन ए सीरीज ऑफ कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर। तो बहुत बच्चों को कंपोजिट नंबर ही पता नहीं रहता, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अगर आपने मेरी नंबर सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने अच्छे से समझा है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल, इरेशनल, जितने तरह के नंबर आपके होते हैं, इंटीजर, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो मेक श्योर कंसेप्ट क्लियर रखो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो नंबर सिस्टम की मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कंसेप्ट वाली, उस पर एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं, उसको देख लेना। तो खैर जिसने वीडियो नहीं देखी है उसके लिए बता देता हूँ, कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, ठीक है। तो जितने नंबर प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं, बेसिकली उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। मतलब जिसका फैक्टर 1 इटसेल्फ के अलावा कुछ और फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है। तो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर है, आप ऐसे याद रखना। तो अब क्या कह रहा है, द एज 4 सिस्टर है, सबका जो सीरीज में चल रहा है, सीरीज ऑफ कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, मतलब कंपोजिट नंबर के सीरीज में चल रहा है, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार है, ये ध्यान में रखना। अब क्या दिया गया, और इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, द एज ऑफ द ओल्डेस्ट सिस्टर इज मल्टीपल ऑफ 25। अब जो सबसे ओल्ड सिस्टर है उसका एज मल्टीपल ऑफ 25 है एंड लेस देन 100, और लेस देन 100 है। तो भाई ओल्डेस्ट सिस्टर का एज का पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, ओल्डेस्ट सिस्टर जो है उसका एज क्या हो सकता है, या तो 25 हो सकता है, या 50 हो सकता है, या 75 हो सकता है। 100 तो नहीं होगा ना, लेस देन 100 बोल रहा है, तो यही हो सकता है ना। तो अब हम लोग इसको पॉसिबिलिटी चेक कर लेंगे, लेकिन हमको कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वाइल द एज ऑफ सेकेंड यंगेस्ट सिस्टर 8 years ago इज 2 का पावर x, वेयर x इज पॉजिटिव इंटीजर। मतलब जो सेकेंड यंगेस्ट सिस्टर है, सेकेंड यंगेस्ट सिस्टर जो है उसका एज दिया गया है क्या है भाई,
उसका एज 8 ईयर से गो 2 का पावर x है, तो मतलब प्रेजेंट एज उसका कितना होगा 2 का पावर x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 साल पहले उसका एज 2 का पावर x था, तो प्रेजेंट एज तो अभी इतना हो जाएगा ना। अब यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये ध्यान में रखना है, x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। 2 का पावर x का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या आपको 16 हो सकता है, या 32 हो सकता है, या 64 हो सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते ना, क्योंकि देखो 75 जो है मैक्सिमम, तो उसकी ओल्डेस्ट सिस्टर है, उससे तो कम ही होना चाहिए। आगे बढ़ाएंगे तो उससे आगे मतलब इसका ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमको क्या है, कह रहा है फाइंड द एज इन ईयर ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर आफ्टर 7 ईयर, मतलब यंगेस्ट सिस्टर का एज का 7 साल बाद क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो गाइज देखो, अब जो है कॉन्सेप्ट का खूबसूरती यहीं से पता चलता है। क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि ये जो है कंपोजिट नंबर के कंजिक्यूटिव सीरीज में चल रहा है। तो गाइज अब पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, मान लेते हैं ओल्डेस्ट सिस्टर का एज 25 है। जब ओल्डेस्ट का 25 है तो उसका क्या कंजिक्यूटिव हो सकता है भाई, कंपोजिट नंबर। 25 के पहले क्या आएगा आपको, ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके पहले क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, उसके पहले 21 आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी होगा ना। अब आप लोग बोलेगे 23 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बोल रहा है कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर, और तो 23 तो मेरा प्राइम नंबर है, इसीलिए 21 22 24 25 कंजिक्यूटिव आपका कंपोजिट नंबर है। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगर उसका एज 50 है, सबसे जो बड़ी वाली है, तो उसके जो पहले क्या हो सकता है आपको, ये हो सकता है 49, 48 और 46। 47 नहीं होगा, क्योंकि 47 मेरा प्राइम नंबर है। अगर 75 एज है सबसे बड़ी वाली सिस्टर का, तो उसके पहले का क्या हो सकता है, 74 हो सकता है, 72 हो सकता है, और क्या हो सकता है आपको, 70 हो सकता है, क्योंकि 71 और 73 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। और मुझे क्या चाहिए, कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर का चाहिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इस तीनों में कौन कॉम्बिनेशन होगा, ये कैसे पता चलेगा, चलो उसके लिए भी उपाय है। तो देखो, प्रेजेंट सेकेंड यंगेस्ट सिस्टर का एज कितना है, 2 का पावर x प्लस 8 है। तो आप देखोगे, अगर 64 इसको रख देते हैं 2 का पावर x को, तो ये 72 हो जाएगा। और 72 देखो यहाँ पे आपको है, सेकेंड यंगेस्ट सिस्टर का ये 72, तो हमको तो मिल ही गया। अगर आप और चेक करोगे तो और का जो पॉसिबिलिटी नहीं आएगा, जैसे कि आप मान लो दूसरा वाला चेक कर रहे हो 48, तो 48 आ पाएगा कभी, 2 का पावर x प्लस 8 48 होगा, अगर ये वैल्यू है तो नहीं हो पाएगा। या 22 नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन सही है, चारों सिस्टर का जो एज है फ्रॉम यंगर टू ओल्डर, ये वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अब हमको पूछ रहा है कि फाइंड द एज ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर आफ्टर 7 ईयर। तो यंगेस्ट सिस्टर का एज तो 70 है, 7 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा भाई, 77 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, ए विल द आंसर। तो गाइस अब आते हैं एसबीआई पीओ मेंस में पूछे गए एक और खूबसूरत से डीआई पे, और इसमें जो है आपका दो ग्राफ दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है और लाइन ग्राफ भी दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें कह रहा है बार ग्राफ शोज द मंथली इनकम ऑफ उमा पल्लवी एंड सोनिया, तीन लोग हैं, उमा पल्लवी सोनिया। बार ग्राफ में उसका मतलब मंथली इनकम कितना है ये दिया गया है, ठीक है। एंड लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ दिस पीपुल, और ये जो लाइन ग्राफ दिया गया है, ये उमा पल्लवी सोनिया महीने में कितना खर्च करती है, कितना परसेंटेज, उसका इंफॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। और क्या कह रहा है भाई, ईच ऑफ देम डिपॉजिट देयर सेविंग इन बैंक, अब वो जो उमा पल्लवी और सोनिया है, अपना जितना बचत है उसको बैंक में जमा करती है। ऑन विच दे गेट अवार्डेड विथ ए क्रेडिट कार्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम ऑफ द बैंक, तो जितना पैसा जमा करती है उसके अकॉर्डिंग उनको दो तरह का क्रेडिट कार्ड मिलता है, सिल्वर और प्लेटिनम। अगर वो 21,000 से कम रुपये जमा करती है तो सिल्वर कार्ड मिलता है, और अगर वो 21,000 से ज्यादा रुपये जमा करती है तो उसको प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिलता है, ठीक है। और इसमें ये भी कंडीशन दिया है सिल्वर क्रेडिट कार्ड के लिए कि क्रेडिट लिमिट जो उसमें होता है, जितना उसका सैलरी होता है उसका आधा होता है, एंड 5% ऑफ द सेविंग उसके बराबर होता है, ठीक है। और उसमें अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं करेगी तो 5% का उसका जो है लेट पेमेंट फी भी कट जाता है, ठीक है। और प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड में कितना क्रेडिट लिमिट है भाई, जितना उसका सैलरी है उसका 3/4, और 25% सेविंग जितना है उसका सम, ठीक है। और लेट पेमेंट इसमें कितना लगता है, 3% का। तो इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो इसमें डाटा हम लोग क्या कलेक्ट करेंगे भाई, हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे कितने पर्सन है मेरे, उमा है, ठीक है, और क्या है, पल्लवी है, और क्या है आपकी सोनिया है, ठीक है, सोनिया है। तो इसमें जो है इसका पहले देख लेंगे मंथली इनकम कितना है, तो इसका इनकम लिख लेते हैं भाई, इधर कितना है। तो देखोगे उमा का इनकम कितना है भाई,
ये देखो, ये जो बीच में है ये आपको 10,000 का है, ठीक है, 10,000 का गैप है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और इसमें कितना खाना है, 1 2 3 4 5, मतलब सारा 2-2 हजार का होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 52 54 56, यानी इसका मंथली इनकम 56,000 है आपका, ठीक है। पल्लवी का कितना है, पल्लवी का तो डायरेक्ट 30,000 ही है, ठीक है। और सोनिया का भी 40,000 है। ये इसका है मंथली इनकम, इतना इनकम है। और खर्चा कितना है भाई, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है, तो इसमें देखो एक्सपेंडिचर के लिए हमको क्या दिया गया है, लाइन ग्राफ दिया गया है, उसमें परसेंटेज एक्सपेंडिचर दिया गया है। जैसे उमा का 60% एक्सपेंडिचर है, तो 56,000 का जो है वो 3/5 क्या करती है, खर्चा कर देती है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5, ये 5 का 100, 1,000, ये 0 0 6 3 3, मतलब 33,600 उसमें वो खर्चा कर देती है, ठीक है। पल्लवी का देख लेते हैं, 40% वो क्या करती है, खर्चा कर देती है, मतलब 12,000 खर्चा कर देती है, ठीक है। सोनिया जो है 50% खर्चा कर देती है, मतलब 20,000, ये तो सिंपल है, इसको लिख लेते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर है, तो इनकम इतना है और खर्चा इतना है, तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, दोनों को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 34 22 22,400 हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा उमा का। पल्लवी का कितना हो जाएगा, 18,000 सेविंग हो जाएगा, ठीक है। और सोनिया का 20,000 उसका सेविंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है उमा, पल्लवी और सोनिया को क्या मिलता है, इस जो सेविंग है इसको ये बैंक में क्या करती है, जमा कर देती है, बैंक में डिपॉजिट करती है, ठीक है। आपका जो बचत होता है उसको क्या करते हो, जैसे आप रखते हो या बैंक में जमा करते हो, तो ये उमा, पल्लवी, सोनिया बैंक में जमा कर देती है। अब क्या है, अगर ये जो है डिपॉजिट अमाउंट जो है 21,000 से कम है, तो उसको क्या मिलता है भाई, क्रेडिट कार्ड कौन सा मिलता है, सिल्वर वाला, ठीक है। और अगर उसका जो डिपॉजिट है 21,000 से ज्यादा है, तो उसको क्या मिलता है, प्लेटिनम वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है। तो किसको कौन सा कार्ड मिलेगा, तो देख लेते हैं किसका सेविंग कितना है। उमा का सेविंग 21,000 से ज्यादा है, तो इसको क्या मिलेगा भाई, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ठीक, इसको पी लिख देते हैं। पल्लवी को क्या मिलेगा भाई, पल्लवी का सेविंग तो 21,000 से कम है, तो इसको सिल्वर क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और सोनिया को कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इसका 20,000 है, वो भी 21,000 से कम है, तो इसको भी आपको सिल्वर क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेंगे किसको कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलेगा। तो जिसको जॉन्स जो भी क्रेडिट कार्ड मिला है उसका टर्म एंड कंडीशन फॉलो होगा। तो इस केस में जो है क्रेडिट लिमिट भी हम लोग को पता चल जाएगा। क्रेडिट लिमिट कैसे पता चलेगा भाई, तो अब हम लोग लिख लेते हैं किसको जो है क्रेडिट कार्ड जो मिला है, क्रेडिट कार्ड उमा को कौन सा मिला है, प्लेटिनम मिला है, तो प्लेटिनम वाला जो है, तो गाइज हम लोग क्रेडिट लिमिट अब निकाल लेते हैं, ठीक है। जैसे उमा का केस है, उमा को कौन सा मिल रहा है, प्लेटिनम वाला मिल रहा है, ठीक है, प्लेटिनम वाला मिल रहा है, 21,000 से ज्यादा इसका डिपॉजिट है, तो इसमें जो है इसका क्रेडिट लिमिट कितना हो जाएगा भाई। तो प्लेटिनम वाले में क्रेडिट लिमिट देखो कितना है, ये जो है 3/4 जितना उमा का सैलरी है, तो सैलरी कितना है भाई, इसका जो सैलरी है इनकम तो 56,000 है, ठीक है। 56,000 प्लस क्या है, प्लस जो है 25% ऑफ द सेविंग, 1/4 जितना इसका सेविंग है, तो सेविंग कितना है उमा का, उमा का सेविंग कितना है, 22,400 है, ठीक है। तो इसका ये कितना हो जाएगा आपको, 14,000 हो जाएगा, और यानी 42,000 हो गया। और ये कितना हो गया आपको, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 हो गया, 5600 हो गया, ठीक है। तो यानी ये टोटल कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको 47,600 हो गया। तो क्रेडिट लिमिट जो है ये लिख लेते हैं, क्रेडिट लिमिट कितना है, क्रेडिट लिख लेते हैं, कितना है, उमा को कितना क्रेडिट मिला है, 47,600 मिला है, ठीक है। और पल्लवी को कितना आप क्रेडिट मिला है, पल्लवी को तो भाई सिल्वर क्रेडिट कार्ड मिला है ना, उसको तो सिल्वर क्रेडिट मिला है, उसका डिपॉजिट <21,000 है। तो इस केस में क्रेडिट इसका कितना होगा, क्रेडिट लिमिट जो है पल्लवी का, वो क्या दिया है कंडीशन भाई इसमें, सम ऑफ हाफ ऑफ द सैलरी एंड 5% ऑफ द सेविंग, मतलब इसका जो सैलरी है उसका हाफ, तो पल्लवी का सैलरी कितना है, 30,000 है, तो 30,000 का हाफ, और क्या है प्लस 5% जो है उसका सेविंग, यानी 5% कितना हो गया, 1/20, और पल्लवी का सेविंग कितना है आपको, 18,000 है। तो ये उसका क्रेडिट लिमिट होगा। तो देख लेना कौन सा कंडीशन है क्रेडिट लिमिट निकालने का, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लेना वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया आपको तो ये गाइज ये कितना हो गया आपको, 15,900 जो है ये क्रेडिट लिमिट हो जाएगा किसका, पल्लवी का, ठीक है, 15,900 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब आते हैं सोनिया का, तो सोनिया को भी सिल्वर ही मिला है ना, सोनिया को भी सिल्वर क्रेडिट कार्ड मिला है।
तो इसका जो क्रेडिट लिमिट कितना हो जाएगा, इसका जो हाफ है सैलरी का, तो इसका जो सैलरी कितना है सोनिया का देख लो। सोनिया का सैलरी है आपको 40,000, इनकम जो है मंथली इसका 40,000 है, और इसका जो है 5% सेविंग, 5% सेविंग कितना है भाई सोनिया का 20,000 है। तो 20,000 से इसको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं 20,000, तो ये कितना हो गया आपको 20,000 प्लस कितना हो गया 1,000 हो गया, तो यानी कितना हो गया 21,000 जो है ये है क्रेडिट लिमिट किसका है भाई, ये है आपका सोनिया का क्रेडिट लिमिट 21,000 है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रेडिट लिमिट हम लोग पता कर लेंगे किसका कितना है, एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, जो हमको कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्रेडिट लिमिट पता कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, जितना इन्फॉर्मेशन मिला है हम लोगों ने तो नोट कर लिया, अब तो और ऐसा कुछ नहीं निकालना है, अब तो जो भी कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखो इसमें कह रहा है सोनिया बाउट ए साइकिल कॉस्टिंग 3/7 ऑफ द क्रेडिट लिमिट। ठीक है, जो सोनिया है एक क्या खरीद करती है, साइकिल खरीदती है, और वो कितना क्रेडिट कार्ड का लिमिट यूज कर रही है 3/7। तो सोनिया का जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है कितना, 21,000 है। तो मतलब वो कितना उसमें यूज कर रही है ये निकाल लेते हैं, जिससे वो साइकिल खरीद रही है। तो 9,000 रुपये का जो है वो साइकिल खरीदती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड हैज डिलेड द पेमेंट बाय ए मंथ, लेकिन वो पेमेंट करने में 1 महीने की देरी कर देती है। तो कह रहा है फाइंड द अमाउंट पेबल टू बैंक, तो उसको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा हमको ये निकालना है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है गाइस, कॉमन सेंस यूज करना है। देखो अब हमको क्या है, सोनिया 9,000 खर्च करती है अपने क्रेडिट कार्ड पे, और यहाँ पे क्या लिखा था आपके नोट 2 में, कैशबैक ऑफ 5% इज गिवन ऑन एनी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कैश विड्रॉल। मतलब कैश विड्रॉल को छोड़ के जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको 5% कैशबैक मिलता है। तो सोनिया को कितना कैशबैक मिल जाएगा भाई, 9,000 अगर वो क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कर रही है तो उसको 5% कैशबैक मिल रहा है, यानी उसको कितना 450 रुपया क्या मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना पेनल्टी पे करेगी भाई सोनिया, अब पेनल्टी का देख लेते हैं क्या केस है भाई। सिल्वर, ये कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रही है, सिल्वर क्रेडिट कार्ड यूज कर रही है। तो सिल्वर क्रेडिट कार्ड में क्या लिखा था यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ है कि अगर पेमेंट में डिले हुआ तो 5% जितना अमाउंट ड्यू है उसका पेनल्टी लगता है। तो अमाउंट ड्यू तो इस केस में कितना है, 9,000 ही है ना। लेकिन इस केस में जो अमाउंट, आप ध्यान से देखना, यहीं पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। पेनल्टी कितना पे करेगी भाई सोनिया, पेनल्टी पेड बाय सोनिया कितना हो जाएगा, थोड़ा सोचो आप, कितना सोनिया को पैसा देना होगा, बैंक को एक्स्ट्रा भी देना होगा, जो ओरिजिनल ड्यू है वो भी देना पड़ेगा, प्लस पेनल्टी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सोचो सोनिया को कितना देना पड़ सकता है। देखो 9,000 तो उसने खर्च किया, और 450 का जो कैशबैक उसको मिला उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसका जो 5% है इतना पेनल्टी उसको लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट करोगे तो ये आपको 427.5 रुपया आ जाएगा। तो मतलब उसको क्या था, उसको जो है कितना पेनल्टी देना पड़ेगा, देखो पेनल्टी कितना हो जाएगा, 9,000 450 घटा देंगे, वो तो उसको कैशबैक मिल गया था 5%, क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड पे खर्चा किया है। और इसमें जो पेनल्टी है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि उसने लेट पेमेंट किया है तो उसको 5% पेनल्टी लगता है। तो टोटल ये जो है आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा ₹8977.5, मतलब उसको बैंक को इतना पैसा भरना पड़ेगा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो, कॉमन सेंस लगाना है आपको, बेसिकली क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। और ये जो क्रेडिट कार्ड तो आप लोग भी यूज करते होगे, तो आपको पता ही होगा इसका कॉन्सेप्ट, कि जनरली हम कोई पैसा लेते हैं तो उसको नेक्स्ट मंथ भरना पड़ता है, नहीं भरोगे तो वो जो है आपको पेनल्टी लगाती है। तो बेसिकली ये डे टू डे लाइफ में कॉमन सेंस वाली मतलब बात है, तो इसको तो आप लोग कॉमन सेंस यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। चलो गाइस, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है उमा बॉट ए गोल्ड रिंग कॉस्टिंग 10% ऑफ क्रेडिट लिमिट। उमा क्या खरीदती है भाई, एक सोने का रिंग खरीद लेती है, उसको कितना 10% क्रेडिट लिमिट। तो उमा का क्रेडिट लिमिट कितना है, 47,600 है, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना। तो 47,600 का वो 10% मतलब क्रेडिट लिमिट यूज कर लेती है, तो कितना हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 4,760 रुपया जो है ये गोल्ड रिंग खरीदने में वो खर्चा कर देती है। ठीक है, स्पेंड 15% ऑफ क्रेडिट लिमिट ऑन शॉपिंग, और वो शॉपिंग पे भी खर्चा कर रही है, ये तो आपका गोल्ड रिंग पे खर्च कर रही है। और जो है क्रेडिट लिमिट आप उनका 47,600 है ना उमा का, तो वो 15% जो है शॉपिंग पे खर्च कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा 3/20, ये कर लो, 2 दूना 4, 2 तिया 38, 2380, यानी कितना हो गया 300, 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ में 2, 3 तिया 9, 2 11 के, हाथ में 3 दूना 6,
एक साथ, इतना हो जाएगा ना, 3 2 3 चौटे 24, 4 हाथ में 2, 3 ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, क्या होता है ना, बहुत बच्चे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक कर देते हैं। मेंस में आपके पास टाइम रहेगा, इत्मीनान से कैलकुलेशन करना, लेकिन मेक श्योर जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो आपका सही होना चाहिए, ठीक है। और क्या है, विड्रू कैश ऑफ 8,000, वो 8,000 क्या करती है, कैश भी निकाल लेती है। लेकिन ये ऐसा रूल है कि कैश निकालने का क्या रूल है भाई, 8,000 कैश निकाल लेती, तो कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हर सेविंग एंड द अमाउंट पेबल टू द बैंक। तो उमा का सेविंग तो हमको पता है ना, उमा का सेविंग कितना है, 22,400 है। उमा जो सेव करती है कितना है, वो 22,400 रुपया सेव करती है, ठीक है। तो हमको इसका डिफरेंस चाहिए, जितना वो बैंक को पे कर रही है, अमाउंट पेबल टू द बैंक। तो गाइज यहाँ नोट में ध्यान से देखो, अमाउंट पेबल टू द बैंक क्या होता है, जितना कैश विड्रॉ करती है प्लस एक्सपेंस फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, अगर प्लस लेट पेमेंट होता है तो उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट पेबल टू बैंक इस केस में कितना हो जाएगा भाई, उमा को कितना बैंक को पे करना पड़ेगा, अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा जो बैंक को पे करेगी उमा। तो देखो, जितना उसने कैश विड्रॉ किया है, तो कितना कैश विड्रॉ किया है, 8,000 रुपया किया है, तो उतना करना पड़ेगा। तो कितना क्रेडिट लिमिट यूज किया है, 7,140 शॉपिंग में यूज किया और 4,760 आपको गोल्ड रिंग वाले में यूज किया, ठीक है। लेकिन गाइज यहीं पे कॉमन सेंस लगाने की बात होगी, अगर उसने क्रेडिट लिमिट इतना यूज किया है तो उसको देखो कैशबैक भी तो मिला है, कैशबैक 5% का मिला है। तो मतलब जो है एक्चुअल जो उसको खर्चा पड़ेगा वो कितना होगा, 95/100 होगा, क्योंकि 5% तो उसको कैशबैक मिल जाता है। तो हमको ये ध्यान में रखना, आप लोग बहुत मिस्टेक करोगे, इसको टोटल ले लोगे, लेकिन उसको बैंक को कितना पेबल होगा भाई, टोटल 100% नहीं पेबल होगा, 5% तो उसको कैशबैक मिल जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे वो खर्चा कर रही है तो उसको कुछ फायदा देता है। तो इतना जो होगा अमाउंट उसको पेबल टू द बैंक होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो ये आप निकालोगे तो ये आपको आ जाएगा 19,305 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो हमको चाहिए वो कितना सेविंग करती है और कितना पेबल बैंक को देती है, उसका दोनों का डिफरेंस हमको पूछ रहा है, क्या होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसमें जो है 22,400 सेविंग में से जितना वो बैंक को पे करती है वो माइनस कर दो, यही पूछ रहा है। तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3,095 रुपया। तो यही हमको पूछ रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, A will be the answer। तो गाइस होपफुली आपको इस क्वेश्चन को बनाने में मजा होगा, और ये डे टू डे लाइफ में जो क्रेडिट कार्ड लोग यूज करते हैं उसी पे है, तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ रहा होगा, आपको तो पता ही होता है इसका जो बेसिक फंक्शन है, क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है, कि उसमें टाइमली पे नहीं करोगे तो क्या होगा, पेनल्टी लगता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है आपको अजूबा है, तो जो डे टू डे लाइफ में हम लोग करते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको मेंस एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें कह रहा है सैलरी ऑफ आयुष इज 20% मोर देन दैट ऑफ पल्लवी। अब एक नया बंदा आयुष आ गया है भाई, उसका सैलरी कितना है, उसका सैलरी जितना पल्लवी का सैलरी है जो कि 30,000 है, ठीक है, उससे कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, यानी 6/5 ज्यादा है, ठीक है। तो यानी ये कितना हो गया आपको, 6,000 हो गया, और यानी 36,000 है इसका सैलरी, जो आयुष का है कितना है, 36,000 रुपया मंथली है। तो 36,000 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या रहा है, एंड ही स्पेंड 30% ऑफ इनकम, 30% इनकम वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो 30% कितना हो जाएगा इसका, 10,800 जो है वो एक्सपेंडिचर में खर्च कर देता है, यानी 10,800 खर्च कर देता है, तो बचा कितना है इसका, इसका बच जाएगा आपको 25,200 बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं, 25,200 हो जाएगा ना, तब ये 26 10 36 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो है इसका जो कौन सा क्रेडिट कार्ड इसको मिलेगा भाई, इसको तो प्लेटिनम वाला मिलेगा, क्योंकि इसकी जो है अमाउंट डिपॉजिट 21,000 से ज्यादा है। तो इसको क्रेडिट लिमिट कितना मिलेगा ये हम लोग पता कर लेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में देखते हैं पूछ क्या रहा है। इसमें कह रहा है इफ ही स्पेंड ऑल हिज क्रेडिट लिमिट ऑन शॉपिंग देन फाइंड द कैशबैक ही गेट्स। तो मतलब हमको इसका क्रेडिट लिमिट निकालना ही पड़ेगा, तो क्रेडिट लिमिट कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं। इसका जो क्रेडिट लिमिट है कितना हो जाएगा भाई, इसको मिलेगा क्या, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड मिलेगा, तो पी लिख लेते हैं। तो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट जो होता है वो 3/4 जितना उसका सैलरी होता है, यानी 36,000 है, प्लस कितना होता है, 25% जितना इसका सेविंग होता है। तो सेविंग इसका कितना होता है भाई, 25,200, यही उसका क्रेडिट लिमिट हो जाएगा ना, यानी कितना हो जाएगा, 27,000 प्लस हो जाएगा 4 छक्के 24, 6300 ऐड कर दो, और तो ये कितना हो जाएगा आपको, 33,300 जो है इसका क्रेडिट लिमिट हो जाएगा। तो इसका जो क्रेडिट लिमिट है पता चल गया, 33,300 है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो जो सारा क्रेडिट लिमिट शॉपिंग पे खर्च कर देता है, मतलब पूरा जो 33,300 है
ये सारा क्रेडिट लिमिट शॉपिंग में ही खर्च कर देता है, तो इसको कैशबैक कितना मिलेगा? तो कैशबैक कितना मिलता है? कैशबैक 5% मिल रहा है ना, नोट में देखो 5% इज गिवन ऑन एनी ट्रांजेक्शन, तो 5% इसका इसको क्या मिल जाएगा? कैशबैक मिल जाएगा, यानी 20 से 20 हो गया, ये दो, ये कितना हो गया आपको? दो का दो, दो छक्के 12, एक दो छक्के 12, 1665, उसको क्या मिलेगा? इतना रुपया कैशबैक मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? सी विल बी द आंसर। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट लिमिट ऑफ उमा एंड पल्लवी। तो उमा का क्रेडिट लिमिट तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 47,600 है। पल्लवी का कितना है? 15,900 है, ठीक है। तो 47,600 उमा का क्रेडिट लिमिट और पल्लवी का जो 15,900 है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो जीरो, 16 में से हो गया 7, फिर आपको हो गया 6 में से 5 गया 1, 4 में से गया 3, 31,700 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा? कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो ई नन ऑफ द दीज विल बी द आंसर। तो गाइज इस जो डीआई का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगा। और ये मेंस लेवल क्वेश्चन यही होता है, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है, बस कॉमन सेंस लगाना होता है आपको। तो आपके पास डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, उमा पल्लवी सोनिया का टोटल मंथली इनकम कितना, खर्चा है कितना, सेविंग है और क्रेडिट लिमिट कितना है ये भी पता है। और जो है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में देख के मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा, ठीक है। तो होपफुली आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर लोगे, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है और ये आपको एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो गाइज अगर आप इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा देखेगा तो पहली बार ओवरव्यू लेगा तो इतना खतरनाक इक्वेशन उसको लगेगा कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देगा। लेकिन क्या क्वेश्चन इतना खतरनाक है ये रियल में? चलो इसको देख लेते हैं। देखो देयर आर थ्री इक्वेशन, 1 2 3, तीन इक्वेशन है आपका 1 2 एंड 3 गिवन बिलो। सॉल्व दिस थ्री इक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। मुझे क्या करना है? इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। नोट में पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इजकल टू इक्वेशन 3। मतलब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो मुझे तीसरा इक्वेशन मिलेगा, ऐसा बोल रहा है। एन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखो कॉन्सेप्ट यही आता है, जिसका नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा वो बोलेगा स्मॉलेस्ट होल नंबर। अरे एन का वैल्यू तो जीरो है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है। और ए एन पी इंटीजर है, ए जो और पी का वैल्यू है इंटीजर आना चाहिए, इसका भी ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग इस रूल को देखते हैं। हमको क्या है? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किसके बराबर है भाई? इक्वेशन 3 के बराबर है। तो हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या? तो एज इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। देखो इक्वेशन 1 में मेरा क्या है भाई? 3x² माइनस वाई माइनस 2x² वाई है, तो ये कितना हो जाएगा? x² वाई हो जाएगा, ठीक है। और जो है मेरा क्या हो जाएगा? 1/a कॉमन आ जाएगा, -5/2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख देख के ऐड करना अच्छे से। और ये 4/3 माइनस 1/3 वाई कितना हो जाएगा आपको? ये तो आपका प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, प्लस वाई हो जाएगा। और क्या है आपका? +2 का पावर n -9 हो जाएगा। और जो है इक्वेशन 3 तो आपको दिया गया है ना, x² वाई है माइनस ax है प्लस वाई माइनस पी ये है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखो x² वाई तो आपको कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो है यहाँ पे 2 का पावर n तो हमको पता चल जाएगा ना, क्योंकि n इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, n का वैल्यू 0 है, तो 2 का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a -5/2x ये हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा? y। और देखो 2 का पावर 0 1 - 9 कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा आपको? -ax प्लस वाई माइनस पी। तो देखो अब कंसेप्ट का बारी आता है। देखो x का जो कोफिशियंट है दोनों तरफ वो इक्वलाइज होगा कि नहीं? 1/a -5/2 ये किसके बराबर हो जाएगा? -a के। ये हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/a प्लस a कितना हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 2 + 1/2। यानी ऑब्वियसली ए का वैल्यू मेरा कितना है? 2 है। तो देख रहे हो इस तरीके से खूबसूरत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो ए का वैल्यू, अब हमको एक और चीज पता चल जाएगा। ये जो आपका कांस्टेंट -8 है ये पी के बराबर होगा कि नहीं? यानी -8 जो है माइनस पी के बराबर होगा, कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं ना। तो पी का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ से 8 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू पता चल गया, पी का वैल्यू पता चल गया, इतने सिंपल तरीके से। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमको p का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया। अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ y इज इक्वल टू 1.4, y का वैल्यू कितना है मेरा? 1.4 है इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 आपका क्या है? ये वाला है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? y इज इक्वल टू 1.4 और जो है आपका p इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 2 रख देते हैं किस इक्वेशन में?
इक्वेशन 3 में आपका, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपको? ये जो है इसको आप रख दोगे तो इक्वेशन जो बनेगा वो आपको आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 33 इजकल टू 0। आप रख के देख लेना, यही आने वाला है, ठीक है? और इसका जो फिर आप रूट निकालोगे तो रूट निकालने के लिए क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, 10 प्लस माइनस 100 आपको कितना हो गया, प्लस 38 12 2 132 गुना 7 कितना हो गया, 2 सत्ते 14 के 4 हाथ में 1 सत्ते 22 2 2 9 924 हो गया, ठीक है? डिवाइड बाय कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये 10 प्लस माइनस, अब देखो 1024 किसका रूट होता है भाई, ये तो 32 का होता है ना, तो ये 32/14 हो गया, ठीक है? यानी तो गाइस ये कितना हो गया आपको, 42/14 हो गया, और कितना हो गया, -22/14 हो गया, ठीक है? तो यानी ये कितना हो गया, 3 हो गया, और ये कितना हो गया आपको, -11/7 हो गया। तो इसका दो रूट क्या हो जाएगा, 3 और -11/7, ठीक है? तो इसमें देख लो भाई आपका कौन सा ऑप्शन है, इसमें तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। तो देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, एक बार जो आप इन्फॉर्मेशन को यूज करके डाटा कलेक्ट कर लेते हो उसके बाद क्वेश्चन आपको कुछ ही सेकंड में बन जाते हैं, ठीक है? तो इसका एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं गाइज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए इज ए प्राइम नंबर, तो ए तो 2 है, प्राइम नंबर है, बिल्कुल है भाई। तो ए ये पहला करेक्ट है। कह रहा है ए इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी, पी का फैक्टर है, बिल्कुल है, ये भी सही है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड 15, ए का और 15 का जो प्रोडक्ट है ये तो 30 होगा, तो 32 तो नहीं होगा, मतलब ये गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है मेरा, 1 and 2, डी ओनली 1 and 2 विल बी द आंसर। तो गाइस अब आता है बहुत खूबसूरत सा कैसलेट का क्वेश्चन है, और ये आपका परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस है, और ये एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 3 क्लासेस ए बी सी कंसिस्टिंग गर्ल्स एंड बॉयज, 3 क्लास है आपका, ए है, बी है, सी है, उसमें क्या है मेरा, गर्ल्स है और बॉयज है, ठीक है? इसको हम लोग लिख लेते हैं इधर। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, कहता है टू टीम पी एंड क्यू आर फॉर्म, टीम पी कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले हॉकी। अब दो टीम भी बना लेता है, एक टीम पी है एक क्यू है, पी में जो है हॉकी खेलने वाले हैं और क्यू में आपका फुटबॉल खेलने वाले हैं, ठीक है? तो जितने ए बी सी में स्कूल हैं, बॉय एंड गर्ल है, उससे टीम बनता है हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले का, ठीक है? और कह रहा है क्यू प्लेज फुटबॉल, तो इसमें कह रहा है ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड ओनली इन वन गेम। अब जितना स्टूडेंट है वो एक गेम में ही पार्टिसिपेट करता है, या तो हॉकी खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा। तो इसमें कह रहा है द बॉय इन ए आर एक्स मोर देन द गर्ल्स, तो गर्ल्स मान लेते हैं अगर ए है तो बॉय कितना है, एक्स प्लस ए है, ठीक है? इसको लिख लेते हैं। टोटल गर्ल्स इन बी आर एक्स, बी में जो टोटल गर्ल्स है वो एक्स है, एंड बॉय आर 20 मोर देन दैट, यहाँ मोर होगा, तो 20 ज्यादा है तो एक्स प्लस 20 हो जाएगा बॉय बी में। अब कह रहा है द बॉय एंड गर्ल इन सी आर 20% मोर देन दैट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बी रिस्पेक्टिवली, तो सी में जो गर्ल्स है वो बी से 20% ज्यादा है, यानी 1.2x होगा, और बॉय है वो भी 20% ज्यादा है, जितना बॉय आपका बी में है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉयज इन पी इज 13 लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स, तो लिख लेते हैं यहाँ बॉयज पी में कितना है, जो लोग हॉकी खेल रहे हैं बॉयज जितने, वो जितनी गर्ल्स हॉकी खेल रही है पी में उससे 13 कम है, ठीक है? तो उसको लिख लेते हैं हम लोग, काम आएगा ये इन्फॉर्मेशन। और कह रहा है and girls which is 60% of the combination of girls in two classes except A and C, मतलब गर्ल्स का जो मतलब जो हॉकी खेलती है आपका पी में, वो कितना है भाई, वो है 60% ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ गर्ल इन टू क्लासेस एक्सेप्ट ए एंड सी। तो ए एंड सी को छोड़ के क्या होगा, ए और बी हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, बी और सी हो सकता है, क्योंकि ए एंड सी को छोड़ के है, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है आपका हॉकी खेल रही है ए प्लस बी, वो कितना है भाई, जो 60% है, 60% यानी कितना हो गया, 3/5 ऑफ कम्बिनेशन ऑफ गर्ल्स इन अदर क्लासेस। तो पहला कम्बिनेशन ए प्लस बी लेके चलते हैं, इसको चेक करते हैं, तो ए और बी में कितना गर्ल है, ए और एक्स है, तो ए प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है? तो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा इस केस में। तो गाइज इसमें एक और चीज दिया गया आपको कि बॉयज इन रेशियो ऑफ गर्ल इन टीम पी टू टीम क्यू इज 3:4, मतलब जो आपको हॉकी खेल रही है और फुटबॉल खेल रही है गर्ल्स, उसका हमको क्या रेशियो भी दिया गया है, कितना है भाई, पी और क्यू में 3:4 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। अब कह रहा है बॉयज इन पी इज 50% ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ बॉयज ऑफ टू क्लासेस एक्सेप्ट ए एंड बी, तो बॉय के लिए भी दिया गया है कि पी में जितना बॉयज है, मतलब जितना हॉकी खेलता है, वो 50% है कम्बिनेशन ऑफ बॉय ऑफ द टू क्लासेस एक्सेप्ट ए एंड बी, तो ए एंड बी को छोड़ के क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना? ये तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। तो अब हम लोग इसमें केस लेके चलेंगे, ए प्लस सी केस लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज जो पी में है हॉकी खेल रहा है ए प्लस सी, ये कितना है भाई,
ये है 50%, यानी 1/2 का है जो बॉयज इन द ए एंड सी है। तो बॉयज ए में कितना है और सी में कितना है, दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2.2x प्लस ए प्लस 24, ये हो जाएगा ना। ठीक है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अब हमको केस लेके चलना पड़ेगा, देखेंगे दोनों में से कौन सा केस फिट बैठेगा। अब गाइस देखो, एक और इन्फॉर्मेशन हमको पता चल जाएगा, गर्ल्स इन क्यू कितना हो जाएगा, क्यू में जो गर्ल्स है वो कितना हो जाएगा। देखो पी में जो मतलब जो गर्ल्स और का रेशियो है 3:4 है, तो पी में हमको पता है गर्ल्स जो है इतना है आपको, तो क्यू में कितना हो जाएगा, रेशियो 3:4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4/5 ए प्लस एक्स हो जाएगा ना, गर्ल्स इन क्यू। क्योंकि आपको जो पी एंड क्यू में गर्ल्स का रेशियो है 3:4 क्वेश्चन में हमको दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो ये जो टोटल गर्ल्स होगी आपका ए बी सी में, तो पी और क्यू में टोटल गर्ल्स के बराबर होगी ना, क्योंकि या सारा गर्ल्स तो आपको यही है, या तो हॉकी खेलेगी या फुटबॉल खेलेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, टोटल गर्ल्स कितना है, ए प्लस एक्स प्लस 1.2x है, ये कितना हो जाएगा गर्ल्स इन पी प्लस गर्ल्स इन क्यू, तो गर्ल्स इन क्यू कितना है आपको 4/5 ए प्लस एक्स है। ठीक है, और गर्ल्स इन क्यू कितना है 3/5 ए प्लस एक्स है, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपका है ए इजिकल टू 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ए इजिकल टू 2x आ जाएगा। अब मेरा बॉय वाले के केस में देख लेते हैं, बॉय में क्या था मेरा, बॉय में ये वाला था ना जिसमें आपका ए और सी में जो टोटल बॉय है वो 50% है, 50% यानी 1/2 था, 2.2x प्लस ए प्लस 20, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो नंबर ऑफ बॉयज पी में है वो गर्ल्स जितना है पी में उससे 13 कम है, तो पी में गर्ल्स तो इतना है, यानी 3/5 ए प्लस एक्स माइनस 13 हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 21x/10 प्लस 12, ये आ जाएगा 9x/5 - 13। ठीक है, तो देखो ये तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता है, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो मतलब ये वाला सही नहीं है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, देखो दूसरे केस पे जाते हैं। अब जो है बॉयज इन पी, बॉयज जो है जो हॉकी खेलता है उसको बी प्लस सी वाले को लेके चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या ए प्लस सी लिया था, तो इससे तो निगेटिव वैल्यू आ गया, अब बी प्लस सी लेके चलते हैं। तो बी प्लस सी में कितना हो जाएगा बॉयज 50%, फिर से हो जाएगा 1/2, जितना आपका बी और सी में बॉयज है, तो बी और सी में तो इतना बॉय है, तो इस दोनों को ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपको 2.2x प्लस 44 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 50% जो है जितना बॉय बी एंड सी में है जो हॉकी खेल रहा है, वो कितना हो जाएगा, जितना गर्ल्स हॉकी खेल रही है पी में उससे कितना है 13 कम है, उसको फिर से यूज कर लेते हैं उसको। तो इसको आप यूज करोगे तो गाइज ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 11x/10 प्लस 22 इजिकल टू ये कितना हो गया आपको, ये आ जाएगा 9x/5 माइनस 13। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे x का वैल्यू 50 रखोगे तो मेरा a जो है 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन आपको फिट बैठेगा, ये वाला जो कम्बिनेशन है ये सही बैठ रहा है क्योंकि इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ गया मुझे। तो अब जो है हमको ए बी सी में पता चल जाएगा ना, ए बी सी में कितना गर्ल्स है कितना बॉयज है ये पता चल जाएगा ना। देखो ए में जो था मेरा कितना था, ये ऊपर में जाके देखोगे ए एक्स 1.2x है। ठीक है, ए है, एक्स है, 1.2x है, मतलब कितना हो गया, ये आपको 60 हो गया। और बॉयज कितना है, तो बॉयज देखोगे तो x प्लस 20 है, तो x प्लस ए कितना हो गया आपको, इतना हो गया, x प्लस 20 कितना हो गया 70 हो गया, और लास्ट में कितना है आपको, ये है 1.2x प्लस 20, तो x प्लस 20 यहाँ से 84 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको पता चल गया टोटल बॉय कितना है, ये 220 304 है, और टोटल गर्ल कितना है, ये आपको 210 है। अब यही सब जो है आपको पार्टिसिपेट करती है हॉकी में और फुटबॉल में। ठीक है, इसी में से जो तो गाइज इसी में से टीम बनता है आपको। ठीक है, टीम किसका बन रहा है, जो हॉकी खेलता है और फुटबॉल खेलता है। ठीक है, पी एन क्यू, और सारा प्लेयर एक ही गेम खेल सकता है। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं गर्ल्स और बॉयज कितना है, तो इसमें जो है आपका कितना आ जाएगा, तो इसमें देखोगे गर्ल्स कितना है और बॉयज कितना है, ये तो आपको पता है ना। देखो इसमें जो गर्ल्स है आपका कितना है भाई, ये जो है आपका गर्ल्स और बॉयज का भी इंफॉर्मेशन है, तो इसका वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका इतना आ जाएगा 90 आ जाएगा गर्ल्स, और बॉयज फिर इससे 13 कम है तो 77 आ जाएगा। ठीक है, और देखो पी और क्यू में गर्ल्स और का रेशियो दिया गया था ना, कितना दिया गया था आपको 3:4 दिया गया था, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें बॉय जो है 227 हो जाएगा। तो देखो टोटल बॉय 304 रहेगा इसके जितना ही, और गर्ल्स 210 रहेगा जितना आपके इसमें है। ठीक है, टोटल तो सेम रहेगा। तो अब हमको पी एन क्यू कितने टीम में कितने खिलाड़ी कौन सा गेम खेल रहे हैं और टोटल बॉयज एबीसी गर्ल्स कितना है एबीसी में हमको पता चल गया है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो गाइस अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% इन गर्ल्स इन क्लास सी गॉट इंजर्ड। अब क्लास सी में कितनी गर्ल्स थी भाई, देखो क्लास सी में जो है 60 गर्ल्स थी टोटल। इसमें जो 20% इंजर्ड हो गई, यानी इसका 12 खिलाड़ी जो है, 12 गर्ल्स क्या हो जाती है, घायल हो जाती है, इंजर्ड हो जाती है। इंजर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, इंजर्ड हो जाती है। एंड 25% ऑफ देम आर इन टीम पी। इसमें सिर्फ 25% है, यानी तीन जो इसमें है वो टीम पी में खेल रही होती है। ठीक है, तीन गर्ल्स इसमें खेल रही होती है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, टीम पी में खेल रही होती है, इसको लिख देते हैं। अब कह रहा है देन फाइंड द गर्ल्स हु आर नॉट इंजर्ड इन टीम क्यू। तो गाइस देखो टोटल इंजर्ड तो 12 है, अब पी में 3 है तो क्यू में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब क्यू में जो है टोटल खिलाड़ी कितनी है, 120 है। क्यू में टोटल गर्ल्स 120 है, जिसमें से 9 क्या है मेरा, 9 इंजर्ड है। तो मतलब हमको क्या पूछ रहा है, फाइंड द गर्ल्स हु आर नॉट इंजर्ड इन टीम क्यू। तो टीम क्यू में जो खिलाड़ी इंजर्ड नहीं है वो कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन बोथ द टीम्स। तो दोनों टीम में कितना गर्ल्स है पी एंड क्यू में हमको निकालना है। तो 90 है, 120 है, 210 टोटल है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय इन बोथ द टीम। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 94 है। सी विल बी द आंसर। तो गाइज इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और होपफुली अब इसको ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा बनाने में, क्योंकि डाटा ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है कि टीम एबीसी में कितने गर्ल बॉय है टोटल स्कूल में, और टीम पी एन क्यू जिसमें हॉकी और फुटबॉल खेल रहा है उसमें गर्ल्स बॉयज कितना है। ठीक है, तो आपके पास डाटा अवेलेबल है, तो मेक श्योर इस क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करके मुझे इसका सही सही आंसर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। देखो इसमें दिया गया आपको इक्वेशन, तो आपको डर लगने लगे भाई ये क्या बोल रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमको जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको क्या दिया गया है भाई, इक्वेशन है आपका है ए का पावर बी, बी का पावर ए, सी का पावर डी प्लस डी का पावर सी। ये दिया गया है आपको सी का पावर डी, डी का पावर सी। इतना मैं बोल रहा हूँ आप तो घबरा गए होगे अभी तक, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको, 1/a का पावर b प्लस 1/b का पावर a इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/c का पावर d प्लस 1/d का पावर c, यही हो जाएगा ना। तो अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके बेसिस पे हमको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो देखोगे पहला स्टेटमेंट तो बेसिकली यही कह रहा है ना, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं भाई। तो दूसरा स्टेटमेंट में क्या कह रहा है मेरा, ए का पावर बी जो है माइनस डी का पावर सी, जीरो दिया गया है। ठीक है, देन सी डी मस्ट बी इक्वल टू बी का पावर ए फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। तो ये चेक करना है हमको। तो गाइस देखो दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, ए का पावर बी इक्वल टू डी का पावर सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो इक्वेशन है इसमें आप लोग वैल्यू रखोगे तो मतलब मेरा ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 1/b का पावर ए कितना हो जाएगा, 1/c का पावर d। इसीलिए यहाँ से b का पावर ए कितना हो जाएगा, c का पावर d हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो यही तो पूछ कह रहा था ना, c का पावर d मस्ट बी इक्वल टू b का पावर ए, तो ये तो है ही। तो मतलब ये भी करेक्ट हो गया मेरा, मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब तीसरा चेक करते हैं, गिवन c इज इक्वल टू जीरो। अब देखो c जीरो दिया गया है तो मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, c जीरो दिया गया है एंड देन a का पावर b प्लस b का पावर a इज इक्वल टू 1 गिवन d इज ए नॉन जीरो नंबर। तो c जीरो दिया गया गाइस, तीसरा स्टेटमेंट चेक करो। देखो c जीरो है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये आप स्टेटमेंट इसमें अगर आप रख दोगे तो किसी भी नंबर का जो है पावर अगर जीरो का पावर जीरो ही होगा। ठीक है, तो 1/c, ये जो है 1/c का पावर d है, ये कितना हो जाएगा, 1/0, यानी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब इन्फिनिटी में कोई चीज ऐड भी कर दो एनीथिंग, फिर भी तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा ना। इन्फिनिटी में कोई चीज ऐड कर दोगे तो वो इन्फिनिटी ही होगा। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ये कह रहा है a प्लस बी प्लस बी प्लस ए 1 आना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्या है, रॉन्ग है। तो तीसरा स्टेटमेंट मेरा क्या है भाई, रॉन्ग है। तो इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है।
इसमें तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, आपको देखने में डर लग सकता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो ये आ गया। अब हम लोग तीनों स्टेटमेंट चेक कर लेंगे बारी बारी से, ठीक है। तो एलजेब्रा के क्वेश्चन भी आजकल बहुत मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम में मैं एलजेब्रा का वन शॉट करा दूंगा, प्री मेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए थे, ठीक है। तो गाइज आज के सेशन का जो सबसे खूबसूरत और लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए। तो मेंस्ट्रुएशन का बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो मुझे इसका आंसर बताना क्या है। थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन की सही चल रही होगी और अगर आपने मेरे मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा होगा जिसपे मैंने एग्जाम के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेन्स लेवल का मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, ये एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो होपफुली आप इसका आंसर कर दोगे। तो गाइज देखो, आज जो मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए ये सारे एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। 2023 में आपको पूछा जा चुका है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत साल पहले पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको 2026 के मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या देखा भाई, क्वेश्चन क्या थे, कंसेप्चुअल थे। मतलब कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बन जाता है, कंसेप्चुअल थे और आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ रहा था। कॉमन सेंस यूज किए, कॉन्सेप्ट सही है, तो क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ मेंस के क्वेश्चन से कभी घबराओ नहीं। आईपीएस पीओ 2026 मेंस में भी आज मैंने जो सेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया, डीआई या कैसलेट कुछ भी था, उसी तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप लोग लेंथी कम्प्लेक्स और कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उससे बचो। ये जो है जितने क्वेश्चन है ये एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है, मेंस में इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इट डजंट मैटर आप कितने लेंथी कम्प्लेक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रियल एग्जाम में आपको इसी तरह के कंसेप्चुअल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। और कैलकुलेशन भी सिंपल था, ऐसा कोई खतरनाक कैलकुलेशन नहीं था, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करो। आने वाले टाइम में मैं एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस के और भी मेंस के वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। उसमें जितने आपके हैं अरिथमेटिक डीआई हो या कैसलेट हो, वो सब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो इस बार आ सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, मेंस की मैथ तो अच्छी होगी। इसके अलावा मैं प्रीलिम्स के लिए भी वीडियो लाऊंगा। प्रीलिम्स में जो आपकी जो है स्पीड के लिए, जिससे कि आप डीआई या कैसलेट को फास्ट टाइम में सॉल्व कर पाओ या अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को फास्ट टाइम में सॉल्व कर पाओ, तो उसके लिए स्पीड वाली भी वीडियो लाऊंगा कि आप कैसे प्रीलिम्स में स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स इज अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, उसमें आपको क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना होता है, तो उसके लिए भी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। तो गाइज होपफुली आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा और मेंस के क्वेश्चन देखा होगा कितने खूबसूरत होते हैं। अप्रोच लगाने की जरूरत होती है, सही अप्रोच लगाओगे तो मेंस एग्जामिनेशन में मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।